ठीक है, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षदा और मेरे साथ दिल्ली से वीरू साथ देंगे। और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा शुरुआती कारोबार से ही मुनाफा वसूली का आलम। एक समय ऐसा था कि रिवर्सल आ रहा था स्क्रीन पर, लेकिन ज़्यादा देर तक वो टिका नहीं। वो 10 सवा 10 के आसपास जो स्पाइक देखने को मिले थे, उसके आगे गाड़ी और बात बन नहीं पाई है। वीरू, गुड आफ्टरनून। फिर आज के लिए कंस्ट्रिंग हमने वो 400 के लेवल को बार बार टेस्ट किया। इनफैक्ट 365 का लो भी छुआ निफ्टी ने। अब क्लोजिंग के लिए रणनीति क्या बन रही है? तेजी की तरफ रहें या फिर मुनाफा वसूली पर ही ध्यान दें? गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि स्विंग अच्छे मिले इस क्लोजिंग में। हर्षदा, ये मेरी चाहत थी, मतलब कि मैं चाह रहा था कि निफ्टी में कंसोलिडेशन आए, क्योंकि इतने बड़े स्विंग के बाद हमें एक कंसोलिडेशन चाहिए। हर वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 1 या 2 सेशन तो कंसोलिडेशन के नाम होनी चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। इतने वर्टिकल राइज को सस्टेन करने के लिए हमें ऐसे सेशंस की ज़रूरत होती है। जो सुबह हमने मॉर्निंग कॉल में हर्षदा एफआईएस के स्टैट्स पढ़े थे, आपने देखा होगा, उसमें करीब 6500 करोड़ रुपए की सेलिंग आई थी। और क्लियरली जब 2,80,000 मतलब करीब 2,80,000 कॉल शॉर्ट हो और 2,80,000 पुट शॉर्ट हो तो वो सेशन रेंज बाउंड होगा, इस बात के चांसेस थे और वैसे ही हुआ। आज सुबह मेरी मॉर्निंग कमेंट्री क्लियरली, अगर आप देखें, ये कह रही थी कि आपको बाय करना है एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1। जरा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर वो बेस 1 लेके आइएगा। और वो बेस 1 क्या था? वो था 21,370 और 321, एग्जैक्टली डॉट वही लो है हर्षदा। अभी जो एक जिसे कहते हैं ना, मीन कंट्रोल्ड डिप, ये सुबह का डिप, ये अभी का डिप, उस कंट्रोल्ड डिप की डेफिनेशंस को पूरा करता है, क्योंकि एक बहुत रीजनेबल ये डिप है। और अगर आपने मॉर्निंग में वो डिप बाय किया था तो आपको उस डिप से करीब 100 पॉइंट का स्विंग मिला। और एक और बात याद रखिएगा, अभी के स्टैट्स यही कह रहे हैं। अगर आप इस वक्त की 6 स्ट्राइक्स को देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर हमेशा 6 स्ट्राइक्स आएंगे। कॉल पुट्स को जरा बारीकी से देखिएगा और उसके ओआई बिल्डअप को देखिएगा, जो कि सजेस्ट करता है कि टिल द टाइम ये रेंज बाइसेक्ट नहीं हो रही। रेंज का हायर एज क्या है बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगे। आप देखिए 21,500 पे क्या है, आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 1 करोड़ 14 लाख का और 67 लाख कॉल यहाँ पे इंट्राडे में जुड़ी है। एंड सेम इज द केस विद द 21,400 और 21,300 की पुट। यहाँ पे इंट्राडे में करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 60 लाख का बिल्डअप है। तो ये रेंज वेल डिफाइंड है। दैट बेस स्टिल परसिस्ट एट 21,320 21,370, जिसको हमें बाय करना है। और ऊपर की तरफ 21,500 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मेरे व्यू में कोई परिवर्तन नहीं है हर्षदा। मैं बार बार एज ए डे ट्रेडर एनी डिप टुवर्ड्स 21,370 21,320 उसको बाय करूंगा। स्ट्रेटेजी स्क्रीन पे ले आइएगा, उसको बाय करूंगा। और एज अ डे ट्रेडर ही आपको उस 21,480 490 के जोन में अपने उस बाय ट्रेड को अलविदा कह देना है, एग्जिट कर देना है। शॉर्टिंग की अप्रोच कोई अप्रोच नहीं है। और जब तक आप 21,510 के क्लस्टर के ऊपर सस्टेन करके एक सेशन स्पेंड नहीं कर देते हर्षदा, और दूसरा क्लू ये होगा कि निफ्टी बैंक 48,210 के ऊपर नहीं टिकता, तब तक नई तेजी की बात नहीं करेंगे। तब तक हमको ये स्वीकारना पड़ेगा कि इस बड़े मूव के बाद निफ्टी बैंक चाहते हैं एक कंसोलिडेशन, और वो स्क्रीन पे हो रहा है। शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं है, लेकिन पोजिशनल स्टॉप लॉस याद रखिएगा। मॉर्निंग में जो कमेंट्री में उल्लेख किया गया था 21,190 वहीं पर आएगा। हमारे शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज वहीं प्लेस्ड है और वहीं पे हमारा आखिरी पुट राइटर विजिबल है। नाउ निफ्टी बैंक डायरेक्टर साहब बेस 1 लेके आएंगे सुबह का। इट वॉज 47,790, 47,790 था हर्षदा। और आप निफ्टी का जरा बैंक का आज का इंट्राडे लो देखिए, एग्जैक्टली इसका जो लो है 47,810, 20 पॉइंट ऊपर। बात यही हुई थी, आपको इस रेंज को प्ले करना है, अ डिप टुवर्ड्स 47,790 और उसके ऊपर, और एग्जिट रहेगा आपका 48,100 48,150। आज का इंट्राडे हाई क्या है? आज का इंट्राडे हाई है 48,086। अभी इस 400 पॉइंट के क्लस्टर को कॉल राइटर्स ने, पुट राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। लेके आइए जरा एक बार प्लीज आप ऑप्शंस के स्टैट्स इस वक्त के। और इस वक्त के ऑप्शंस के स्टैट्स ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है उसको स्पॉन्सर कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट ऑल टाइम हाई, लेकिन स्टिल 48,200 को सिक्योर करके रखा हुआ है कॉल राइटर्स ने। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 48,000, 48,200,
और नीचे पुट राइटर्स को देखिए हर्षदा 47,700 पे 19 लाख का। अभी के लिए फॉर द टाइमिंग 48,200 के ऊपर की कहानी थोड़ी सी मुश्किल लगती है। मैं फिर कहूंगा, जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में कहा था, अभी एज ए डे ट्रेडर आपको उस बेस 1 तक के डिप को बाय करना पड़ेगा और एग्जिट करना पड़ेगा 48,050, 48,100। अभी शॉर्टिंग का कोई तर्क नहीं है हर्षदा। एज ए डे ट्रेडर इस रेंज को प्ले कीजिए। निफ्टी पे 21,190 पोजिशनल स्टॉप लॉस और बैंक निफ्टी पे 47,470 पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस। हर्षदा, तो क्लियरली इन लेवल्स का आप ख्याल रखें। 48,210 जब तक नहीं निकले तब तक वो रेंज में ही दरअसल ट्रेड का मौका बनता दिखाई देगा। चलिए कुछ स्टॉक्स जहां पर आज नजरें हैं, क्योंकि भले ही इंडेक्स ऊपरी लेवल से कंसोलिडेट कर रहा हो, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है आज के दिन। और कंसिडरिंग आज का ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो चला है, ज्यादा लाल देखने को मिला है, वही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पावर ग्रिड आज करेक्ट होता हुआ, ओएनजीसी में भी दबाव, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 1.5% का नुकसान है और आईटीसी, इनफैक्ट आईटीसी बाकी एफएमसीजी काउंटर्स पर भी दबाव डाल रहा है, वो पूरा इंडेक्स इसीलिए कमजोर है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3% का डिप, ओबरॉय रियल्टी भी घटता हुआ 2.5% का नुकसान। और आज सुबह से दरअसल सीमेंट कंपनियों में कुछ करेक्शन की शुरुआत हुई है और मिड कैप सीमेंट कंपनियों में ज्यादा दबाव है, चाहे वो रैमको या फिर इंडिया सीमेंट। तेजी की पोजीशन कहा आज का आउट परफॉर्मर और हाईस पर ट्रेड करता हुआ बजाज ऑटो 2.5% ऊपर 6442 के लेवल्स पर, इसने फ्रेश 52 वीक हाई दिखाए हैं आज। फार्मा कंपनियां, कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स अच्छे चले हैं आज। फार्मा की लिस्ट लंबी है तेजी की तरफ। हिंडाल्को और अदानी पोर्ट में भी हम देख रहे हैं खरीदारी के अंश बन रहे हैं। सीमेंस में हमने देखा नियरली इंट्राडे में 8% तक के गेंस बनते दिखाई दिए। आईआरसीटीसी एक टॉप कॉल रहा है, जिस पर आज सुबह में भी हम चर्चा कर रहे थे। इनफैक्ट 800 के आसपास आपको सीएनबीसी आवाज पर ये सजेस्ट किया गया था, 842 के लेवल्स। एक बड़ी राहत की खबर जो शुगर कंपनियों के लिए आई एथनॉल के मामले में, उसके बाद 5% ऊपर बलरामपुर चीनी स्टेडी रहा है और नैल्को में भी आज हम देख रहे हैं करीब 6% तक के गेंस। तो मेटल्स में पिछले हफ्ते जो एक्शन देखने को मिला था वो आज एक्सटेंड हो रहा है। ये आपने हिंडाल्को में देखा, नैल्को में देखा, आप टाटा स्टील में वो देखेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील आज थोड़ा सा करेक्टिव जोन में है अलग कारणों के चलते। क्या होगी आपकी रणनीति, इस पर बात करेंगे। फंडामेंटल्स पर शरद अवस्थी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में आज प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और अमित सेठ है। 220 पर गंधार ऑयल रीसेंट लिस्टिंग, इसके नतीजे आ चुके हैं और अब की बारी थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इंद्रजीत भट्टाचार्य से जुड़ेंगे, डिटेल समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर पावर कंपनियां, जहां पर आज एक रिपोर्ट कह रही है कि शायद तेजी का दौर अब पूरा हो चुका है। उस रिपोर्ट को आपके लिए हाईलाइट करने के लिए हम जोड़ेंगे यतिन को। 245 पर आज टेलीकॉम स्टॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें। वोडाफोन को जो टीडी सैट से राहत मिली है, साथ ही साथ टेलीकॉम बिल जो पेश हुआ है उसकी क्या हाईलाइट्स है, सब पर बातचीत होगी। फिर मार्केट बिग वॉइस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्डा जुड़ेंगे। यतिन को फिर जोड़ेंगे 3 बजे के आसपास डीलिंग रूम के चेक के लिए। फिर रुझान रहेगा बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स की तरफ और क्लोजिंग पर आएंगे। तो ये पूरा एक्शन आपको स्क्रीन पर मिलेगा। बिल्कुल, आपके स्क्रीन पर ये पैनल है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में कॉल्स पर इकट्ठा करते हैं। फंडामेंटल विशेषज्ञ शरद अवस्थी और बाकी पूरा पैनल मौजूद है। टेक्निकल कॉल से शुरुआत करते हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा सर? गुड आफ्टरनून जी। कन्विक्शन केवल इस वक्त है एबीबी ट्रेड कर रहा है 4936 पर, स्टॉप होगा 4900 का, टारगेट करीब 5000 का है। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद जो आज का मूव है बढ़िया है। एबीबी बाय। ओके, एबीबी, यहाँ पर प्रकाश सर की कॉल है और करीब 4945 पे ये बॉय कॉल गई है। मानस, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, ग्रेनुअल्स पे खरीदारी करनी है। ग्रेनुअल्स में हमने एक करेक्शन देखा था, एक छोटा सा मैं बोलूंगा साइडवेज करेक्शन था। तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक जो करेक्शन का फेज था वो अब कंप्लीट हो गया है और यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। ग्रेनुअल्स में 394 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 412 रुपए के टारगेट सेट करने हैं ग्रेनुअल्स में। ये दोनों कैश लेवल्स हैं। 400 वाला कॉल ऑप्शन, एट द मनी कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 13 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 9 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 22 रुपए के टारगेट सेट करिए।
ग्रैन्यूल्स आज सुबह से खबरों में भी था, इस पर हमने सुबह भी बात की। मानस कह रहे हैं अब भी खरीदारी का मौका है, 400 का कॉल लीजिए, 410 के टारगेट के लिए आप तेजी की पोजीशन सीधी भी ले सकते हैं। शिल्पा जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी इप्का लैब पे जा रहा है। इप्का लैब में बहुत स्ट्रॉन्ग ओए एडिशंस है और ये 1120 के अराउंड एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट है। तो इप्का लैब का फ्यूचर्स आप यहाँ पे अभी बाय कर सकते हैं एट अराउंड 1123 अभी ट्रेड कर रहा है। 1110 के स्टॉप लॉस है फॉर टारगेट्स ऑफ 1145, या फिर आप 1120 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो रफली 35 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 30। यहाँ पे टारगेट्स 45 से लेके 48 तक। ओके, तो इप्का लैब्स और ये इनफैक्ट आज मेरे ख्याल में खिलाड़ी नंबर 1 में सजेस्ट किया गया था बाय साइड की तरफ, और शिल्पा भी कह रही है तेज़ी करनी चाहिए। 1120 का कॉल लेकर आप चलेंगे, वहाँ पर एक अच्छा मौका तेज़ी का बन रहा है। चलिए अब अमित को जोड़ लेते हैं। अमित, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, इस समय का मेरा टॉप ट्रेड रहेगा बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में हमने एक अच्छा खासा राउंडिंग बेस देखा है, स्टॉक ने काफी कंसोलिडेशन किया है लगभग 560 580 के लेवल्स में। इट इज ऑलमोस्ट नियर रेजिस्टेंस, बट जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लगता है इस बार वो टेक आउट हो जाएगा जिस हिसाब से इसके आरएसआई और इंडिकेटर्स प्लेस्ड हैं। 599 का इसका प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे 605 और 610 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 588 का। ओके, बर्जर पेंट्स। अच्छा, मीनवाइल मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई। CNBC आवाज़ की कॉल्स में एक शामिल था ट्रेड आज IRCTC, और ये ट्रेड जनाब दिया था सचिदानंद उत्तेकर ने जब सुबह सुबह कार्यक्रम में हर्षिता और मैं थे। मेरे ख्याल से ये ट्रेड स्क्रीन पे गया था लगभग 945 के आसपास, 954 के आसपास। उस वक्त स्क्रीन पे प्राइस जो था वो क्या था, और आप देख लीजिए उस वक्त मेरे ख्याल से 798 या 805 पे था ये ट्रेड, अब 848 पर आके। तो सचिन जी, अगर आप इस कार्यक्रम में तो नहीं है लेकिन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वाकई हम कृतज्ञ हैं आपके। आपने बहुत ही शानदार ट्रेड दिया था, बहुत शानदार ट्रेड एट डे हाई, और याद रखिएगा मार्च 2022 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे आया CTC। शरद जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है रिलायंस एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। अब यहाँ से बाजार में ज्यादातर स्टॉक्स में परफॉर्मेंस आ गई है और आउटलुक भी काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। पेटकेम पॉलिएस्टर में डिमांड वगैरह ठीक ठाक है, रिफाइनिंग में शॉर्टफॉल है, बाकी टेलीकॉम में और रिटेल में भी हमें लगता है जिस तरीके की एक्सपेंशन है उसका फायदा आने वाले समय में और दिखना चाहिए नंबर्स में। कोई पैरेलल अनाउंसमेंट आ जाती है तो वो एक एडवांटेज हो सकती है। तो हमें लगता है यहाँ पे रिलायंस एक काफी अट्रैक्टिवली प्राइस स्टॉक है। SOTP के हिसाब से लगभग 3,3100 के हमारे लक्ष्य हैं, तो ये लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने के लिए काफी बढ़िया बेट है। ओके, रिलायंस ये आपका ट्रेड है। यहाँ पे सुबह सुबह आज हमने हॉट स्टॉक्स में इसका उल्लेख किया था, याद रखिएगा हम स्टैट से बातचीत करते हैं, और निफ्टी में जो ये आज एक कुशन प्रोवाइड मिला है ना हमें, आई मीन 21,370 पे, उसका एक बड़ा भाग है रिलायंस। स्टैट्स थे सुबह। डायरेक्टर साहब वो जरा 2500 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा, ये एक फंडामेंटल कॉल है। प्लस एक बात ये भी है कि इस चैनल को स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कोई भी ट्रेड किसी भी प्रोस्पेक्टिव से उस पर एक निजी राय जरूर सम्मिलित रखें, लेकिन जहाँ तक डेटा की बात है वो सुबह जैसे ही 2500 के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दिया इसने, वो कॉल ट्रैप था। उसका आउटस्टैंडिंग वाई आपको मालूम था कितना था? 44 लाख का, अब करीब करीब 28 लाख का है। तो वो कॉल आइटर ट्रैप हुआ था यहाँ पे। थोड़ी सी स्पॉटिंग और करते हैं ट्रेड्स की। रिलायंस की बात हो गई, एक बार आप लेके आइएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स स्क्रीन पर। एक बार मेरे स्क्रीन पे इसके ऑप्शंस फ्लोट होते हुए 1086 पे ट्रेड कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एनालिसिस ने पुल बैक लिया। शिल्पा जी, जब वीकनेस स्ट्रेंथ पे कन्वर्ट होती है तो वो अपना रंग बहुत अच्छे से दिखाती है। 1088 पे आपको कोई ट्रेड नजर आ रहा है क्या USL में? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम मैकडॉवेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड आप 1100 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी जस्ट सेकेंड जी 1100 का कॉल ऑप्शन आप डेफिनेटली एक ये बहुत ही वेरी डिसेंटली प्राइस्ड है जो 20 to 23 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक अटेम्प्ट एकदम बनता ही है, आपको लेना है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ ओनली आप यहाँ पे 17 का मेंटेन कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये व्यू सही जाता है तो आपको ये तुरंत 37 से लेके 45 के बीच में ट्रेड करते मिलेगा। तो USL में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, 1100 का कॉल आप लेकर चले।
जो लगभग डबल होने के आसार है। जो 22 पर है 45 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक, इनफैक्ट एबीबी का जब जिक्र कर रहे थे गावा जी, तब मैं सीमेंस देख रही थी, और सीमेंस आप देखिएगा, हम सब जाते, स्टोरी में कुछ नया नहीं है, वो हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे क्लियरली, वो जो प्रोसेस है वो जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी, जो डिमर्ज कर रहे हैं अपने एक पर्टिकुलर बिजनेस को। और आज की डेवलपमेंट के बाद हमने देखा है स्टॉक में फिर एक अच्छा खासा इजाफा आया है। तो बेसिकली आज डेवलपमेंट क्या हुआ है, कारोबार ने एनर्जी कारोबार के लिए, बोर्ड ने एनर्जी कारोबार के लिए नई सब्सिडरी का गठन कर लिया है। ये प्राइमरीली एक्सप्लोरेटरी कदम है, वो जो डीमर्ज करने वाले हैं इस अपने एनर्जी बिजनेस को। अब इसमें कुछ नया है नहीं, लेकिन ये अपडेट आने के बाद स्टॉक चल पड़ा 6% के गेंस। इसको देकर एबीबी, इनफैक्ट आज एलएनटी पर भी हम नज़र डाल रहे थे। एलएनटी आई एम नॉट श्योर इस समय कहाँ कारोबार कर रहा है, लेकिन इस पूरे पॉकेट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब फिलहाल फ्लैट है एलएनटी। पहले तो टेक्निकली अगर आप अमित सीमेंस पर एक कॉल दे सकें, और फिर शरद जी से मैं पूछूंगी यहाँ पर अब नए ट्रिगर्स क्या होंगे इस पूरे पैक में। अमित बताइए चार्टिकली क्या है सीमेंस का हाल? जी मैम, काफी स्ट्रॉन्ग 52 वीक हाई ब्रेकआउट है, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये ब्रेकआउट हैज बीन बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। तो जिनकी ऑलरेडी पोजीशन है, जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग आज पोजीशन ली, तो उन्हें बने रहना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 4350 टू 4400। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 4050 का। किसी ने अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद हमें 1 से 2 दिनों में जरूर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जब एक साइडवेज कंसोलिडेशन आएगा, एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनेगा, तब हम वहां पे एंटर करेंगे। फ्रेश नहीं है एंटर करेंगे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। जिन्होंने कैच किया वो बने रहे फॉर अ टारगेट ऑफ 4350 टू 4400। तो नई तेजी बिल्कुल चेज नहीं करनी है, आपके पास है तो अगला पड़ाव 4350 400 का रहेगा। शरद, ये पूरा पैक कैपिटल गुड्स से जुड़ा हुआ, मुझे याद है पोस्ट इलेक्शन सब लोग ये कह रहे थे कि कैपेक्स स्टोरी पर ध्यान दीजिए, और ये एलएनटी लेड वो अच्छी खासी रैली थी उस पूरे हफ्ते। अब ये सीमेंस, ये एबीबी, आज थर्मैक्स भी देखिए अच्छी ऊंचाई पर है। यहाँ पर अब कुछ क्या नया पक रहा है या वही कहानी है? नहीं, देखिए कहानी तो वही है। मुझे लगता है कैपिटल गुड्स के लिए काफी स्वीट स्पॉट डेवलप हो रहा है ग्रेजुअली। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी पिकअप कर रहा है, वो एक बहुत बड़ी एडवांटेजियस पोजीशन है कि वहां से भी पॉजिटिव फीडबैक्स आ रहे हैं। तो टोटल सेक्टर के लिए जो री रेटिंग की संभावना है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। सीमेंस वगैरह में भी मेरे हिसाब से, सीमेंस, बेल, सभी में हमने पिछले 1 साल में लगभग 50 से 60% अपग्रेडेशन देख ली है फॉरवर्ड नंबर्स में। मुझे लगता है अब इन वैल्यूएशंस पे बहुत ज्यादा स्कोप तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से बहुत ज्यादा रन पाने का। बट अगर कैपेक्स इस तरीके से इंप्रूव होता रहता है और फॉरवर्ड अपग्रेडेशन और हो जाती हैं 20-25%, तब बात अलग है। बट यहाँ से मुझे लगता है और ज्यादा अपग्रेडेशन होने की गुंजाइश कम है, और जिन वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, अब अगर वहां से कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आती है तो करेक्शंस भी काफी स्टीप आ सकती है। और इस बीच हमारे स्क्रीन पे 2 स्टॉक्स बहुत तेज़ी से भागते हुए, एक है मैकडॉवेल्स, और हालांकि मैं इसका कभी जिक्र नहीं करता हूँ, पर क्या करूँ, स्क्रीन पे आता है तो बात करनी पड़ती है। IRCTC, ग्रेनुअल्स जो कि अभी पिक किया गया इस कार्यक्रम में, और एक एक्साइड। शिल्पा जी जरा एक्साइड, नहीं शिल्पा जी नहीं, चलते हैं एक्साइड के लिए मानस के पास। मानस, आपको याद होगा लास्ट वीक ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि एक्साइड बहुत शार्प लग रहा है। ठीक वही जो इस वक्त यूएसएल कर रहा है, इसने किया था लास्ट वीक 14 तारीख को, फिर इसने किया 18 तारीख को, यानी आज 20 डेमा को कलेक्ट किया और उसके बाद डे हाई पर आ गया। आपका व्यू मानस क्या कह रहा है इस पर? देखिए, व्यू बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि करीब 8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और मेरा समझना है कि इस ब्रेकआउट के बाद आपको कम से कम 15-20 रुपए का अपमूव तो जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी भी खरीदारी नहीं की है तो अभी भी खरीदारी करिए। 296 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 320 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, और या तो ऑप्शन में आप ट्रेड कर लीजिए, आई थिंक वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो 305 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 8 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 4.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 17-18 रुपए तक के टारगेट आपको इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। और जनाब हर्षता, आज IRCTC को हुआ क्या है? मतलब मेरे ख्याल से जो लगभग 2 साल की 1.5 साल की गुंजाइश थी वो आज ही पूरी कर देगा क्या? IRCTC लग रहा है नींद से जागा है वीरू, क्योंकि इसने कुछ पहले बीच में किया नहीं, जब बाकी सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, एकदम फट गया है। अब मेरे को ऐसे कुछ ट्रिगर समझ ही नहीं आ रहा है। शरद जी से पूछ लेते हैं। शरद जी, फंडामेंटली नया क्या हो रहा है इधर? अब एक चीज हम सब जानते हैं कि ये चला नहीं था तो शायद कैचअप रैली है,
लेकिन 9% एक दिन में बढ़ना तो काफी बड़ा मूव हो गया। आईआरसीटीसी में हाई बीटा प्लेयर्स को फैंसी हमेशा से रही है। पिछली बार भी जो रनअप आया था ऐसे ही आया था, सिर्फ स्टोरी पे। मुझे लगता है अब की बार भी वही है। तो जिनको फैंसी है एक कॉन्सेप्ट वाइज, जैसे एक टाइम पे किंगफिशर में कॉन्सेप्ट चलता था, आई एम नॉट सेइंग कि किंगफिशर बन जाएगा, बट कॉन्सेप्ट वाइज कुछ चीजें चलती हैं जहाँ लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलाते हैं, तो स्टोरी बिल्डिंग ज्यादा है। मुझे लगता है पूरे रेलवे पैक में अगर किसी स्टॉक में सबसे ज्यादा स्टोरी पार्ट है वैल्यूएशन में, और वैल्यूएशन में नंबर्स नहीं है, तो वो आईआरसीटीसी है, जहाँ कहानियां बहुत ज्यादा है और एक्चुअल नंबर्स विजिबल नहीं है। पिछले 4-5 साल में भी विजिबल नहीं रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले साल में भी कुछ ऐसा मैजिक दिखाई देगा। बट ये कुछ स्टॉक्स हैं, ये कभी कभी ऐसे ही नॉर्मली मूव करते हैं, आप वैल्यूएशन वाइज इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो एक क्या एमएमटीसी या क्या है, उसमें भी ऐसे ही मूवमेंट आता है बीच बीच में अचानक से। तो मुझे लगता है फ्लोट भी कम है, तो ऑब्वियसली रेगुलेटर्स को देखना चाहिए कि ऐसा क्या हो रहा है इसमें अचानक से। आईआरसीटीसी डे हाई, और याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग हुई थी समवेयर अराउंड आई थिंक इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ CY 19। उसके बाद सबसे वर्टिकल राइज इसका करियर में था मार्च 2021 में, मतलब पोस्ट कोविड। और टेक्निकली जो इसकी ट्रेडेबल रेंज है ये उसके आखिरी छोर पे है, क्योंकि उसके बाद जो 2 कैंडल्स थी वहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ था, इंट्राडे में गया था, उसके ऊपर टिका नहीं था। सो टेक्निकली इट्स वेरी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। जो ट्रेडिंग रेंज है उसके, वैसे इंट्राडे में जो लगे थे स्विंग वो करीब करीब समझ लीजिए 1285 तक के लगे थे, बट इस वक्त लाइमलाइट में है आईआरसीटीसी। और कुछ काउंटर्स को पिक करके बात करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ब्रिंग लॉरस लैब। 401.40 और डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। और शिल्पा जी, मैं आपकी राय चाहूँगा इस पे। मैं इनफैक्ट इसके वॉल्यूम्स को देख रहा था, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। और एक सेकेंड, यस, वॉल्यूम्स इस पूरे, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 10 दिन में, लास्ट 10 सेशन में जो इसका पिछले अक्टूबर लास्ट वीक से वॉल्यूम्स था उसका दोगुना वॉल्यूम है। अगर आपने कोई ऑप्शंस इसमें रीड किए हों शिल्पा जी, तो उस पर अपना एक टेक दीजिएगा, या फिर सिंपली फ्यूचर्स को ट्रेड करना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, तो वो क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल आपने राइटली सेड कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे लॉरस लैब में हमने बहुत बार देखा है कि ये 405 तक जाता है, देन अगेन इट स्लाइड्स डाउन। बट यस, यहाँ पे वॉल्यूम का बैकअप है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये इस बार शायद वो हर्डल को भी क्रॉस करेगा। एंड इवेंचुअली हम जो लेवल्स के लिए हमेशा लॉरस लैब को एम करते हैं 425 से 440 के रेंज में, ये आपको आते हुए मिलेगा। इसका यहाँ पे 370 पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ से पोजिशनल ट्रेड हमने प्रभुदास लीलाधर में दिया हुआ है सबको कि फॉर टारगेट्स ऑफ 450 ये आएंगे। अगर ये 405 के ऊपर डिसाइसिवली सस्टेन करता है, तो अगर किसी को फ्यूचर्स में डायरेक्टली बाय करना है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, ये लेवल के ऊपर आएगा तो आप कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को ये प्रीएम्प्ट करना है, बिकॉज आज यहाँ पे वॉल्यूम का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो आप 405 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 10-11 रुपये के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। डे लो का जो स्टॉप लॉस है रफली 6 रुपये, आप 5.5 का लगाइए। मुझे लगता है यहाँ पे अगर ये सही जाता है तो ये भी आपको डबल होते हुए बहुत जल्द मिलेगा, बिकॉज ऐसे स्टॉक्स में मूवमेंट भी बहुत फास्ट आता है और आपको बहुत जल्दी इसमें गेन्स दिखेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए लॉरस लैब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 405 का कॉल लेने की। मेटल्स में रौनक है, और मेटल्स की बात हम पिछले हफ्ते कर रहे थे जब मनीषा जी बता रही थी कि देखिए बड़ी ब्रोकरेजेस कह रही हैं कि अच्छी तेज़ी मेटल्स में देखने को मिलेगी। 2024 मेटल्स का साल रहेगा। अब मार्केट उसको शायद प्रीएम्प्ट कर रहा है। हिंडाल्को में तेज़ी है, आप नाल्को देखिए, सेल देखिए। अच्छा, इसमें दिक्कत यह है कि सेल बैन में है, एक दिन के लिए बाहर आया था फिर चला गया। अब नाल्को और हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स बचे हैं। गावा जी, इनमें कोई जो आपके रेडार पर हो? नाल्को, हिंडाल्को, आई थिंक आज टाटा स्टील में भी थोड़ी बहुत हरकत देखने को मिल रही थी तेजी की तरफ। नेशनल एल्यूमिनियम थोड़ा स्ट्रेच हो गया है, दौड़ा है, ट्रेड कर रहा है 116 पर, अब भी इसमें तेजी है, नो डाउट अबाउट इट। तो पॉसिबल है कि 128 भी जाएगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है। रही बात हिंडाल्को, आई थिंक बेहतर ट्रेड बनता है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 565, स्टॉप होगा 558 का, ज्यादा नहीं है। पॉसिबल है कि 575 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। दोनों ही स्ट्रेच है, लेकिन हिंडाल्को एक बेहतर ट्रेड बनता है कंपैरेटिवली। हिंडाल्को बेटर ट्रेड है आपकी स्क्रीन पे 565 पे, इसमें कोई जरूरत नहीं। हिंडाल्को अच्छा प्लेसमेंट बहुत 65 पे, इसका 565 पे स्ट्रॉन्ग है, अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। और याद रखिएगा हमने इस पर शुक्रवार को भी बात की थी, और 9 मई 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक अटेम्प्ट करता हुआ टू क्लोज इट्स, आई मीन टू
आई मीन थोड़ा सा नज़दीक जाने के 48,000 के, लेकिन अभी सक्सीड नहीं हो पाया है वेल विद इन द रेंज। और सेम केस करीब करीब 21,432 पे निफ्टी का भी है। एक दो स्टॉक्स और मार्क करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक्स से हट के सेक्टर्स पे और कंपनियों पे आएंगे। अदानी पोर्ट्स लेके आइएगा। अदानी पोर्ट्स आई थिंक इस ग्रुप के स्टॉक्स में सबसे एग्रेसिव पैटर्न यहीं पे थी, और जो लास्ट टू लास्ट वीक एक 5 दिसंबर की वाइल्ड कैंडल थी, उसके बाद जो एक टिपिकल फ्लैग में हमें कंसोलिडेशन की ज़रूरत थी वो हुआ। अब फाइनली उस फ्लैग का ब्रेकआउट। मानस, आपकी राय क्या कहती है? अदानी पोर्ट्स मेरे ख्याल से ये जनवरी 2021 के प्राइस को अगर मैं कंसिडर करूं मानस, और वहां से लेकर अपने पिछले 3 स्विंग्स हाई को लूं, तो इस राइजिंग चैनल का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट मुझे स्क्रीन पे विजिबल है। आपकी रीडिंग भी क्या यही कहती है? बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे देख लीजिए, डेली चार्ट पे देख लीजिए, और मेरा समझना है कि अब आपको शायद 1300 से लेकर 1350 तक के स्तर पोजिशनल बेसिस पे अदानी पोर्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। तो कभी भी कोई गिरावट देखने को मिले, कभी नेगेटिव न्यूज के चलते कोई गिरावट देखने को मिले, तो आई थिंक स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और आप ध्यान रखिए, जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। ट्रेडिंग के तौर पे अगर आप देख रहे हैं करंट लेवल्स पे, अगर आप एक ट्रेडिंग कॉल लेना चाहते हैं, तो मेरा समझना है कि अभी भी खरीदारी की जा सकती है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1135 का होगा, तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 1080 के नीचे रहेंगे, और 1135 के टारगेट आप सेट कर सकते हैं। ये तो 1165 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको अदानी पोर्ट में दिख रही। काफ़ी अच्छा भागा है दरअसल नवंबर के महीने में, और दिसंबर के पहले पखवाड़े में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है अदानी ग्रुप कंपनियों में। चलिए, एक रीसेंट लिस्टिंग जिसके नंबर्स आ चुके हैं उसकी बात कर लेते हैं। गांधार ऑयल रेवेन्यू करीब 1010 करोड़ पर आया वर्सेस 1070 करोड़। एबिटा में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। मार्जिन 7.9% के 7.6% के आसपास थे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 54 करोड़ से घटकर आ गया 48 करोड़। तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखने को मिली है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। एग्जैक्टली हुआ क्या है इस क्वार्टर में, और आने वाले तिमाहियों की स्थिति क्या रहेगी, ये समझना ज़रूरी है। हमारे साथ कंपनी के CFO इस समय जुड़ रहे हैं, भट्टाचार्य साहब। मिस्टर भट्टाचार्य, स्वागत है आपका। पहले तो एक रफ अंदाजा दे सके, थोड़ी थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिली। इट्स नॉट दैट द नंबर्स आर वेरी वीक, हल्का सा दबाव है कंपेयर टू द अदर लास्ट क्वार्टर, और मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन कर रही हूँ। क्या हुआ है? बेसिकली जो थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग हुआ है इन द क्रूड प्राइसेस, दैट उसका इफेक्ट हमारे टर्नओवर पे हुआ है। ऑन अ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस वॉल्यूम टर्म्स में हम लोग ने 6% एडिशनल ग्रोथ किया हुआ है, from 113,000 KL to 120,000 KL. This is basically जो softening of the crude prices which has had an effect on us. और ये कितने दिनों की विंडो आप देखते हैं क्रूड की रफली व्हेन यू आर मेकिंग दिस मैथ फॉर योर नंबर्स? क्योंकि अब कच्चे तेल में फिर से उबाल आने लगा है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ वॉलेटाइल इज इट। So the volatility is not a one-to-one correspondence between crude and base oil. There is a time lag. There is also a $1 increase in crude does not mean there's a $1 increase in base oil. There is also it probably grows to about 50-60 cents. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इन्वेंट्री पे जाते हैं. We generally don't try to keep inventory beyond 45 days. 45 days तक का इन्वेंट्री जब तक रहता है हमारा, so that is the window which we see. ठीक है, मैं फिर आपसे ये समझना चाहूंगी, आपने कहा कि वॉल्यूम्स में कुछ पिकअप देखने को मिला है, तो औसतन वॉल्यूम ग्रोथ किस रेंज में रहेगी फॉर द कमिंग क्वार्टर्स, अगर उसका कुछ अंदाजा हमें दे सके? हाँ जी, सो Q3 Q4 हिस्टोरिकली हमारे बेटर क्वार्टर्स रहे हैं. That is basically because winters में the products take off much more than the normal season. We see the volume growth probably इससे थोड़ा बेहतर ही होगा. ओके सर, इंद्रजीत जी, मतलब मैं थोड़ा सेगमेंटल परफॉर्मेंस को देखना चाहता था कि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपके रेवेन्यूज में, दैट्स पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल, यहाँ पे स्थिति कैसी रही, मार्जिन्स कैसे रहे, और जिन 2 क्वार्टर्स की आप बात कर रहे हैं कि फॉर एंटायर ईयर ये 2 क्वार्टर्स बहुत शानदार रहते हैं, यहाँ पे अगले 2 क्वार्टर्स में क्या उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? ऐसा है कि the PHPO is generally about 53 to 55% of our total turnover.
इस साल ये जो 2 क्वार्टर्स हाफ ईयर एंडेड में भी इट वाज अराउंड 57% ऑफ आवर टोटल टर्नओवर. द एंडेवर इज कि हम जितना ज्यादा पीएचपीओ करें उतना ही हमारा ग्रॉस मार्जिन, हम ग्रॉस मार्जिन पे ज्यादा डिपेंड करते हैं, ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा. एंड यस, जैसे ग्रोइंग फॉरवर्ड द पीएचपीओ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स ऑफ द टर्नओवर. ओके सर, आपने जो बात कही कि जो बेटरमेंट ऑफ ग्रॉस मार्जिन जब अच्छे होते हैं उसमें ये पीएचपीओ का स्ट्रॉन्ग आई थिंक कंट्रीब्यूशन होता है. सो एक आप बात ये कहना चाह रहे हैं कि आपका थ्रस्ट ज़्यादा इस सेगमेंट पे होता है, और क्या मैं ये निष्कर्ष निकालूं कि आने वाले क्वार्टर्स में या फिर साल 1.5 साल में ये रेवेन्यू मिक्स में एक सब्सटेंशियल चेंज होगा जहां पे जो पीएचपीओ है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा? तो द एंडेवर इज कि हम जितना पीएचपीओ का कंट्रीब्यूशन बढ़ा पाए, ये 2 क्वार्टर्स में नहीं, एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि हमारा एंडेवर रहेगा कि पीएचपीओ इन द रेवेन्यू मिक्स उसको जितना बढ़ा सके. यस, गोइंग फॉरवर्ड आप देखेंगे कि पीएचपीओ का मिक्स इन द रेवेन्यू इज गोइंग टू इंक्रीज. ओके, अच्छा सर, मैं आपकी लिस्टिंग के वक्त भी और जब आपका आईपीओ आया था आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था, आपका क्लाइंट बेस में अगर आप देखें एचयूएल है, मैरिको, डाबर, पतंजलि, अमृतंजन सब शामिल हैं. और कोई बड़ा क्लाइंट जो कि आपके आई थिंक से जुड़ सकता है निकट भविष्य में, जिनसे जो बातचीत है वो थोड़ा एडवांस स्टेज में है? कॉन्फिडेंशियलिटी टर्म्स पे मैं आपको नाम नहीं बता पाऊंगा अभी, पर है बड़े प्लेयर्स के साथ बातचीत चल रही है. एंड हालांकि दी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विद दीज मार्की क्लाइंट्स काफी टाइम लगता है, एनीथिंग बिटवीन 4 to 6 year horizon, बट बातचीत चल रही है विद सम न्यू एडिशनल मार्की क्लाइंट्स. प्लस जोग्राफिकली ऑल्सो एक्सपोर्ट्स इज अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटरी टू आवर सेल्स. लगभग 50% के ऊपर हमारा एक्सपोर्ट्स होता है, तो न्यू जोग्राफीज में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं. लाइकली टू बी कौन सी जोग्राफीज सर? वो तो आप बात कर सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है. So the demand right now is very strong in APAC, in Americas. ये दोनों is the region जहां पे काफी strong demand आ रहा है. ओके, चलिए सर, इंद्रजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खोल के नतीजों पे बातचीत करी. और अगले 2 क्वार्टर्स में सूरत हाल ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि अच्छे रहते हैं अमूमन आपके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी नंबर से बातचीत करने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक द नेक्स्ट क्वार्टर सर. बहुत बहुत शुक्रिया. इंडेक्स एक स्विंग लेकर अब एक बार फिर से करीब 21,444 पे आ चुका है, और बैंक निफ्टी 47943. राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं. राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो जो स्टॉक अभी फोकस में है उसमें हमें लगता है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है. स्टॉक में आज देखें तो एक लॉन्ग बिल्टअप के सेटअप है, और स्टॉक में वीकली बेसिस पे भी देखे तो सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं. ये स्टॉक में हमें लगता है अपसाइड के टारगेट 245 250 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं. स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 226 के आसपास. जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो केमिकल स्पेस से, और हमें लगता है आरती इंडस्ट्री यहाँ पे अब 600 के ऊपर कंफर्टेबली क्रॉस करते हुए दिख रहा है आज के सेशन में. स्टॉक में देखें तो ये सीरीज में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिकअप होते हुए दिखा आरती इंडस्ट्री में, और जिस तरीके से आज भी लॉन्ग बिल्टअप है हमें लगता है आरती इंडस्ट्री फ्यूचर बाय किया जा सकता है. अपसाइड में इसके जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 615 से लेके 620 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं. स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 594 के आसपास. तो ये ट्रेड्स इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस और आरती इंडस्ट्रीज पालविया साहब ने पिक किया है. अच्छा पालविया जी, आप जहां तक मुझे याद है आई थिंक ये जनवरी सीरीज से तो फिर आईबुल हाउसिंग वायदे का हिस्सा नहीं बनेगा ना? जो कुछ खेल है वो इसी महीने का है. जी बिल्कुल, तो ये लास्ट सीरीज रहेगी एफ&ओ में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की. तो हमें लग रहा है ये मोमेंटम तो बना है. कंपलसरी डिलीवरी बाइंग भी यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिखेगी. जो एक कंटिन्यूस बेसिस पे जो स्टॉक को होल्ड कर रहे थे एफ&ओ सेगमेंट में, उन्हें अपनी पोजीशन डिलीवरी में कन्वर्ट जरूर करनी होगी, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे प्राइजेस पे आते हुए दिखेगा. और यहाँ पे अभी भी हमें लगता है कि एक बाइंग का रुझान है, तो हो सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सीरीज ये स्टॉक में एक मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा. क्लियरली, और मोमेंटम तो आ रहा है. ये एक्चुअली
पता नहीं इत्तेफाक है कि जो भी शेयर वायदे से निकलने वाला होता है ना उसमें पहले तेजी आने लगती है। इंडिया बुल हाउसिंग के साथ ये होता है, वही हो रहा है, नहीं तो पहले बैन में पड़ा रहता था। अच्छा, एक और ट्रेड जो अभी अभी हमने शिल्पा जी से रिक्वेस्ट की थी एक चेक लेने की, यूनाइटेड स्पिरिट्स लेकर आइएगा 1100 की कॉल। मैंने लिखा है 1100 की कॉल इन्होंने 22 पर दरअसल दिलाई थी। स्टॉक अब 2-2.25% ऊपर आ चुका है। आई थिंक इनका टारगेट 45 के आसपास का था, जो मेरे ख्याल में, अच्छा नहीं, पहला टारगेट 37 का था और 37 को छूने के बाद ये 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 45 तक रखना है ना शिल्पा जी? जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा ट्रेल कर दीजिए आप, स्टॉप लॉस यहाँ पे 28 पे ले आइए, लेकिन मुझे लगता है ये 45 आपको इजीली ट्रेड करते हुए मिलेगा। 5 तक जाने की पूरी क्षमता रख रहा है। एक अच्छा मोमेंटम इस काउंटर में देखने को मिलेगा और जैसे जैसे हम ईयर एंड क्रिसमस की तरफ जाएंगे, आई एम गेसिंग इन स्टॉक्स का एक्शन भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बिजनेस उनका अच्छा खासा चलता भी है। अच्छा, एक और ट्रेड जिस पर मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ और ये लार्जली इंडेक्स का ट्रेड है जो आज दिन भर चला है। अच्छा, उससे पहले एक बार एलएनटी दिखाएंगे। जब हम क्योंकि सीमेंस और एबीबी की बात कर रहे थे, एलएनटी थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी में था, लेकिन तब से अब तक देखिए क्या स्पाइक आया है, 0.32% के गेन्स। गाबा जी, नजर गई है आपकी एलएनटी पे? जी हाँ, एलएनटी मेरा आई थिंक सुबह स्टॉक था शायद मॉर्निंग कॉल के लिए, और मुझे लगता है कि इसमें आपको मिलना चाहिए। यस, एलएनटी बाय मोड पर है, 3498 पे ट्रेड कर रहा है, टारगेट 3550 टू 3600 आते दिनों में देखेंगे। इनफैक्ट आज बीटीएस के तौर पर कोई ले आता है तो एक बेहतर ट्रेड बनेगा। यस, एलएनटी इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। वाकई एलएनटी आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर और सिमेंस डे हाई पर। सिमेंस का आज का वॉल्यूम मेरे ख्याल से अभी, क्योंकि समय है लगभग अभी भी काफ़ी 1 घंटे का समय बाकी है, 26 मई के बाद, नहीं 24 मई के बाद इसी वर्ष के ये अब तक का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम डे बन जाएगा, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम डे। और इसके करियर के जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम डेज हैं उनमें से एक होगा। और वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स यहाँ पे रीसेंट, मतलब जो करियर हिस्ट्री है यहाँ पर, मतलब स्पेशली जनवरी 2008 के बाद सबसे अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में। ये आशीष चतुर्मोता जी की कॉल थी, मुझे याद आता है अच्छी तरह। लास्ट वीक क्लोजिंग में उन्होंने बार बार कहा था कि सिमेंस को लेना है, और क्या गजब का मूव दिया। इस वक्त स्क्रीन पे एक दो स्टॉक्स और ले आते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं, बट स्क्रीन इस वक्त टोटली ऑक्यूपाइड है। जो 2 ट्रेड्स हमने निकाले थे, दैट मैकडॉवेल्स और साथ ही साथ लॉरस। एक बार लॉरस पे स्क्रीन पे रखेंगे, और ये भी शिल्पा जी से ही बात हुई थी, 465 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई के जोन में आके लिखे आते हैं। और एक हिंडाल्को था, वो अच्छा करता हुआ। अब लेके आते हैं जरा मुथूट फाइनेंस, मुथूट को लेके आइएगा। ये करीब 1480 पे, मेरे स्क्रीन पे बार बार इसमें टिक्स आ रहे हैं। रिकवरी है 1480-40 पे आके ट्रेड करता हुआ। मानस, आपकी राय, ये अपने करियर के जो, या फिर इस रीसेंट प्राइस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है, और अप्रैल 2022 से लेकर जून 2021 के बीच में वो साल भर की टर्बुलेंस जोन यहीं परसिस्ट करती है। आपकी राय क्या है मानस, इस ट्रेड को, इस स्टॉक को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, खरीदारी करनी है क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बुलिश बना हुआ है। हालांकि पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और उसका एक बड़ा कारण ये है कि 1500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए। 1460 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और जब भी ये 1500 का लेवल जो आंकड़ा है वो क्रॉस करेगा तो 1580 तक के टारगेट खुल जाएंगे। तो अपनी पोजीशन में बने रहिए, खरीदारी भी की जा सकती है। और अगर आप बिल्कुल ट्रेडर हैं आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए, तो आप 1460 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मुथूट फाइनेंस आपके रेडार पर ये है फिलहाल इस समय का ट्रेड जो आपको मानस दे रहे हैं। चलिए, चार का चौका पर आएंगे, और मैं पहले चार का चौका का टीज दे देती हूँ। तब तक आप लोग प्लीज तैयारी कीजिएगा, और फिर यतिन को भी जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे पावर स्टॉक्स में क्या चल रहा है। लेकिन चार का चौका में शिल्पा जी आपसे रिक्वेस्ट है, सस्ता ऑप्शन निकाल के रखिएगा। राजेश पालबिया, एफनो सुपरस्टार, प्लीज ढूंढिए। चार्ट का चमत्कार मानस मैं आपसे लूंगी, और मिड कैप फंडा के लिए शरद जी हैं। तो ये ट्रेड्स अभी हम कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे अब पावर कंपनी। पावर स्टॉक्स में गजब तेजी देखने को मिली है, बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग गेन्स देखने को मिले हैं पिछले कुछ समय से। अगर आप देखें पिछले 2-3 हफ्तों में जोरदार रिटर्न्स। एक महीने का चार्ट देखेंगे तो लगभग 30% तक के रिटर्न्स भी कुछ स्टॉक्स ने दिखाए हैं।
हालांकि अब एम्बिट कह रहा है बहुत हो गया, अब मुनाफा वसूली की बारी है, बिकवाली करने की सलाह है। अब क्यों एग्जैक्टली एम्बिट ये स्टांस ले रहा है, इस पर यतिन हमारे साथ जुड़ गए। यतिन बताइए, एम्बिट इतनी तेजी वाले सेक्टर में क्यों कह रहा है कि बस हो गया? तो उनको लगता है कि ये जो पावर स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूएशन 2007 और 8 में जो पीक हुआ था रिलायंस पावर के आईपीओ के टाइम, उस पीक पे अब पहुंच चुके हैं और शायद यहाँ से वैल्यूएशन महंगे हैं। सबसे पहले जो इनकी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, यहाँ 4 स्टॉक्स का जिक्र है, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, पावर ग्रिड और टाटा पावर, और आपके स्क्रीन पे चारों स्टॉक्स की लिस्ट है। सेल रेटिंग सब में कॉमन है और टारगेट अगर हम बात करें तो एनटीपीसी का 315 रुपये, टोरेंट पावर का 720, पावर ग्रिड का 220 और टाटा पावर का 245। करंट मार्केट प्राइस से एम्बिट को लगता है कि सारे पावर स्टॉक्स में एक डाउनसाइड है। क्यों लगता है उनको डाउनसाइड है? सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करें तो 2008 और 2013 में जो पावर सेक्टर ने एक नया वैल्यूएशन रिकॉर्ड बनाया था, उसी सिमिलर वैल्यूएशन पे अब सारे के सारे पावर स्टॉक्स जो है ट्रेड करना शुरू कर दिए हैं। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो एम्बिट को लगता है कि अगले 4-5 साल में जो पावर कैपेसिटी एडिशन है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ है, जो सेक्टर का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, यहाँ आपको दिखेगा कि उसके बावजूद वैल्यूएशन ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर इन कर रहे हैं। अगर हम एनटीपीसी की स्पेसिफिकली बात करें तो एम्बिट का मानना ये है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, अगर वो भी हम फैक्टर इन कर लें तो रिटर्न ऑन इक्विटी फिक्स्ड रहेगी, क्योंकि मर्चेंट पावर सेल्स एनटीपीसी ज़्यादा नहीं करता, तो जो अपसाइड है वो शायद कैप्ड हो सकती है एनटीपीसी के लिए। इसके अलावा पावर ग्रिड की बात करें तो सारा जो केपेक्स प्लान एक्सपेंशन का अनाउंस्ड है, उसके बावजूद केवल 5% के CAGR से आपको ये ग्रॉस ब्लॉक में एडिशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और केवल ट्रांसमिशन एक ही बिजनेस में होने के कारण शायद पावर ग्रिड की ग्रोथ भी मैच्योर हो जाएगी। टाटा पावर के लिए उनको लगता है कि जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है वो एनटीपीसी से भी कम होना चाहिए आगे, जैसे जैसे वो पावर कैपेसिटी एडिशन ऐड करेंगे। और अगर हम बात करें मुंद्रा पावर प्लांट की, तो अभी भी वहाँ प्रॉब्लम्स सुलझे नहीं है, तो शायद एक ओवरहैंग हो सकता है आगे जाके। टोरेंट पावर की बात करें तो गैस बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इनका रिटर्न काफ़ी लो है, और ये पूरे के पूरे जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है इस पर प्रेशर डालेगा अर्निंग्स वाइज और रिटर्न वाइज। और दूसरा कि ये सिर्फ गुजरात बेस्ड प्लेयर है, तो इनको एक पैन इंडिया प्रेजेंस नहीं मिल रही है, और शायद इसीलिए वैल्यूएशन के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो अभी लगता है फुल्ली प्राइस्ड है। तो सारे के सारे पावर स्टॉक्स में आज आप एक फ्लैटिश मूव देख रहे हैं। शायद एम्बिट की रिपोर्ट का असर हो सकता है, क्योंकि 50 पेजर प्लस रिपोर्ट इन्होंने पूरे के पूरे पावर सेक्टर पे निकाली है। अच्छी खासी चौड़ी रिपोर्ट आई है, अब उसको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्रक्स यही है कि वैल्यूएशंस काफ़ी भाग चुके हैं, अब शायद मुनाफा वसूली करें, इसीलिए वो तो कह रहे हैं कि अब वो बिकवाली पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी कई पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली हैं। आप टोरेंट पावर जैसे ट्रेड्स देखिए जो आज चले हैं, टाटा पावर में कुछ गेंस, और टाटा पावर के लिए अपडेट ये भी था कि एनटीपीसी के साथ इन्होंने करार किया है, करीब इन्वेस्टमेंट 400 करोड़ ऑड का होता हुआ दिखाई देगा, तो उस लिहाज से एक्शन है। अमित, इन पावर कंपनियों में कोई खरीदने लायक स्टॉक आपको अभी भी दिख रहा है करंट लेवल्स पर? अगर देखा जाए तो मुझे अभी भी टाटा पावर का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक 52 वीक हाई पे है। हमने 3-4 दिनों पहले इसमें एक फास्ट मूव देखा था, उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन देखा है। यहाँ पे कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। टाटा पावर कैन मूव हायर, लगभग 350-355 जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 333 का। 33 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा पावर में अभी भी एक अपॉर्चुनिटी इस समय बन रही है। चलिए फिर रुक करें क्या? अच्छा, 4 का चौका ले, उससे पहले एक ट्रेड स्क्रीन पर चमक रहा है, बाटा इंडिया। शिल्पा जी, देखा क्या आपने 1686 के लेवल्स पर? बड़े दिनों बाद ये स्क्रीन पर आ रहा है वैसे। जी बिल्कुल, यहाँ पे बाटा इंडिया 1700 के तरफ जा तो रहा है, लेकिन ये 1700 के अगर ऊपर सस्टेन करता है तो आपको तुरंत फिर 1745 से 1780 के जोन्स के अराउंड ये आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। बट यहाँ पे 1700 पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर एक फ्रेश बाइंग। ओके, तो 1700 पार करें तो आप ज़बरदस्त तेज़ी की तैयारी में रहेंगे। स्टॉक इवेंचुअली चल रहा है। चलिए 4 का चौका लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी, आप ही के पास आ रही हूँ, सस्ता ऑप्शन। जी हर्षिता जी, मेरा सस्ता ऑप्शन आरती इंडस्ट्रीज़ में है। आरती इंडस्ट्रीज़ मुझे भी बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। ये 600 के ऊपर ये जो अभी सस्टेन कर रहा है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर है। यहाँ पे मुझे लगता है 625 से 630 के टारगेट्स आपको 1-2 दिन में आते हुए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 610 का जो कॉल ऑप्शन है, जो रफली 14 रुपये में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 8 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 21 का रहेगा। देन फॉर टारगेट्स ऑफ 24 एंड 27 यहाँ पे स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, और ये प्ले करना चाहिए।
आरती इंडस्ट्रीज में आपको सुझाया जा रहा है ये कॉल तेजी की पोजीशन लेकर चले 610 वाला कॉल जो इस समय है 13 रुपए के आसपास और यहाँ पर अच्छे खासे गेंस बनने के आसार दिख रहे हैं। राजेश जी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो देखिए F&O सुपरस्टार में स्टॉक पसंद आ रहा है मिड कैप बैंकिंग स्पेस से और सिटी यूनियन बैंक पे हमारी नजर है। स्टॉक में आज जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप बने और स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। हमें लगता है सिटी यूनियन बैंक CUB को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आते हुए दिख सकते हैं वो करीब होना चाहिए 174 से लेके 176 तक के। स्टॉप लॉस जो रख सकते हैं यहाँ पे करीब होना चाहिए 163 के आसपास। ओके, सिटी यूनियन बैंक आपकी कॉल है। राजेश पालवी जी की एफएनओ सुपरस्टार चार का चमत्कार पिक करते हैं मानस जी से। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए जाइडस लाइफ में खरीदारी करनी है वीरेंद्र जी। तो जाइडस लाइफ में मेरे ख्याल से 660 670 के आसपास एक रेजिस्टेंस था जिसको स्टॉक ने ब्रीच किया। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक 580 से हाई टॉप हायर बॉटम बना रहा है। आज काफी बेहतर वॉल्यूम्स ब्रेकआउट में देखने को मिले हैं, तो अब यहाँ से एक नया मूव शुरू हो सकता है। तो जाइडस लाइफ में खरीदारी करेंगे, 664 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 700 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। 680 वाला कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 680 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और इस ऑप्शन में आप 30 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, मानस जी का ट्रेड है जाइडस लाइफ। और अभी एक स्टॉक पे आएंगे हम, उसको देख के हंसी आ रही है भी बहुत, लेकिन शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं मिड कैप फंड आज का पिक करने के लिए। शरद जी क्या पिक कर रहे हैं आप? पारादीप फॉस्फेट है हमारा मिड कैप फंडा। कंपनी नॉन यूरिया फर्टिलाइजर बनाने वाली देश की जानी मानी कंपनी है। आने वाले समय में वो अपनी फॉस्फोरिक एसिड कैपेसिटी को 3 लाख से 5 लाख टन पर एनम पे इंक्रीज करने की योजना में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कैपेसिटी को लगभग 6 लाख टन तक ले जाने की बात है अगले 2 सालों में। तो ये सारा कैपेक्स उनके लिए काफी पॉजिटिव प्ले करना चाहिए और EBITDA में भी लगभग कंपनी 5 से 5,500 प्रति टन के हिसाब से स्टेबलाइज करने की बात कर रही है आने वाले समय में। डैप और नैनो यूरिया प्रोडक्ट्स भी फ्यूचर में लॉन्च करेंगे। तो हमें लगता है कंपनी में ग्रोथ रेट वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स करीब BPS करीब 9 रुपए के आसपास आनी चाहिए। 10-11 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 90 से 100 रुपए के लक्ष्य के लिए पारादीप फॉस्फेट। ओके, पारादीप फॉस्फेट्स आपका बाय कॉल है। आइए काम करते हैं, आपको 4 ट्रेड्स स्क्रीन पे रखते हैं। शिल्पा जी से ये कार्यक्रम मतलब इस श्रृंखला की शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड। आज वैसे भी शिल्पा जी का जो दिन है ना बड़ा एग्रेसिव है, याद रखिएगा। आरती इंडस्ट्रीज पे बाय कॉल है। ये केमिकल्स में जो शॉर्ट कवरिंग है उसमें से ही उन्होंने एक ट्रेड पिक किया है। पर पॉसिबल टारगेट ऑफ 21, 24, 27, 16 का कॉल ऑप्शन आपको बाय करना है 15-20 पर। उसके बाद राजेश पालवी जी का ट्रेड था सिटी यूनियन बैंक फ्यूचर्स को बाय करना है आपको। आज का एफएनओ सुपरस्टार तीसरा ट्रेड आया मानस जायसवाल जी की सौजन्य से जाइडस लाइफ का, जिसको उन्होंने पिक किया लॉन्ग साइड पे और शरद अवस्थी जी की कॉल आपकी स्क्रीन पे भी कुछ देर पहले ही गई। ये 4 ट्रेड्स और निफ्टी उसी रेंज में और प्रदीप फॉस्फेट्स उनका ट्रेड था। मैं एक ट्रेड पिक करना चाहूँगा, जैसे कि हमने मैकडॉनल्ड्स को पिक किया था। स्क्रीन पे रखिएगा डायरेक्टर साहब, ये BHL बैन में तो नहीं है ना? सिर्फ मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा। बट मैं एक कैश के पर्सपेक्टिव से व्यू लेता हूँ, प्लीज़ मेरे को एक बार शीट देख के बताइएगा, क्योंकि मूव अच्छा आ रहा है और BHL 183.75 पे इस वक्त अपने डे हाई को टेस्ट कर रहा है और 7 दिसंबर 2023 के बाद मतलब बैन में नहीं है। मानस, मेरे को लग रहा है कि शायद आज ये इस 184 के जोन को बाइसेक्ट करने को तैयार है, प्रिपेयरिंग फॉर 184। आपका व्यू मानस इस पे, और कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपने रीड किया हो तो प्लीज बताइएगा। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। काफी बार मैंने इसमें रिकमेंडेशन भी दिया और अब क्योंकि पिछले 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब जिस तरह के पैटर्न्स डेवलप हो रहे हैं डेली या इंट्राडे चार्ट पे, उसको देख के लग रहा है कि नया मूव स्टार्ट हो सकता है जिसमें शायद आपको 202 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन में भी अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो 185 वाला एट द मनी कॉल ऑप्शन BHL का लिया जा सकता है। 7 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। यहाँ पर खरीदारी करिए, 4 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। तो 185 का कॉल ऑप्शन BHL का लिया जा सकता है। ओके, तो BHEL का एक ट्रेड आप ले सकते हैं। 185 का कॉल बैन में नहीं है, जैसे वीरू मेंशन कर रहे थे। मोमेंटम है, कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर में अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट PSU कंपनियों में जोर देखने को मिल रहा है।
BL देखिए स्क्रीन पर 2.25% ऊपर, अचानक ओपन इंटरेस्ट एडिशन शुरू हो चुका है, 3% का ओआ इधर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी अब करीब करीब 2% के एक्शन के साथ भागता हुआ, तो ये पॉकेट है जहां पर हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ। अमित, इनमें से कोई ट्रेड जो आप इस समय लेने के पक्ष में, BEL, HAL, ये डिफेंस कंपनियों में फिर जोर देखने को मिल रहा है? जी मैम, स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो दोनों का ही पॉजिटिव है, लेकिन HAL का स्ट्रक्चर देखें तो इसने पिछले 5-7 दिनों में इस रेंज में कंसोलिडेट किया और उसके बाद अप मूव दे रहा है, तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। 2817 लगभग इसका प्राइस है, स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 2750 का, और मुझे लगता है 2875 तक के टारगेट्स HAL में पॉसिबल है। ओके, HAL में टारगेट्स और मजबूती और तेजी के आएंगे। फिलहाल 28 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ। चलिए, इस बीच अपडेट्स कुछ दिल्ली से भी आ रहे हैं। दरअसल आज वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया है। सवाल मेरे ख्याल में विनिवेश से जुड़ा था कि अब तक कितना ये मामला आगे बढ़ा है। बड़े टारगेट्स मुझे याद है सरकार ने रखे थे, उसमें से कुछ बने, कुछ बात शुरू हुई लेकिन अटकी रह गई। अब कहाँ ये प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, बताइए क्या अपडेट दिया है वित्त राज्य मंत्री ने आज लोकसभा में, क्योंकि मेरे ख्याल में ये अपडेट ही दिया है कि क्या कुछ हुआ है, हम कहाँ पर आए हैं। हाँ, बेसिकली ये क्या कुछ हुआ, कहाँ पे आए हैं, कौन कौन से प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, इसको लेके अपडेट यहाँ पे दिया है। सवाल विनिवेश को लेकर के था, तो अभी तक उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर तक के आंकड़े ये है कि 10,050 करोड़ रुपए अभी तक विनिवेश से जुटाए जा चुके हैं। लक्ष्य पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे कोई कंफर्म जवाब उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर बताया कि अभी विनिवेश विभाग के पास 23 सरकारी कंपनियों के स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट का प्रस्ताव है, और उस 23 में से 5 कंपनियों को तो बंद करने पर विचार किया जा रहा है, और कई सारी कंपनियां हैं जिसमें विनिवेश की प्रक्रिया अभी जारी है, और उन कंपनियों की एक पूरी लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट के हिसाब से BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक इसमें शामिल है, और इसमें और भी लिस्ट जो दिए गए हैं उसमें आपको कई सारी कंपनियां हैं, NMDC स्टील है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये सब अभी प्रक्रिया में है, ऐसा ही बताया गया है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 2 प्लांट हैं, और इसमें एक और चीज कहा गया है कि जो ITDC के होटल्स हैं उसको कुछ यूनिट्स को अलग अलग बेचने की तैयारी है, वो भी प्रक्रिया चल रही है, वो संबंधित मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री करे, विनिवेश विभाग नहीं कर रहा है। तो ये एक तरह से अपडेट दिया गया है, और एक कह सकते हैं आउटलुक आने वाले दिनों में किन किन कंपनियों पे विनिवेश पे सरकार विचार करे, जो आने वाले दिनों में हो सकता है, कब तक होगा कहना मुश्किल है। हम लोग मान के चले कि चुनाव तक शायद कोई बड़ा विनिवेश ना हो। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो 13 दिसंबर तक 10,050 करोड़ का विनिवेश हुआ है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हैं, और वहाँ पर देखेंगे कैसी सिचुएशंस बढ़ेंगी। तो 23 में से 5 कंपनियों को बंद करने पर विचार है, ये सरकार ने साफ कह दिया है। चलिए मार्केट्स पर वापस लौटते हैं, और यहाँ पर कुछ और ट्रेड्स हैं जो जोर पकड़ रहे हैं। एक हिट ट्रेड USL 1112 के लेवल्स पर अब आ चुका है। इनफैक्ट आज 1119 का स्तर इसने कुछ ही देर पहले दिखाया, वहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमने पकड़ी। इंडिया मार्ट में फिर हरकत आती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इंडिया मार्ट मुझे याद है पिछले हफ्ते भी चल रहा था, फानस याद है, इसकी हम चर्चा कर भी रहे थे, लेकिन अब की बारी ये 2839 के आसपास अगर कोई लेगा तो अभी भी कुछ है क्या रूम तेजी का? बिल्कुल, देखिए ये मूव तो मेरा समझना है कि अभी शुरू हुआ है। पिछले 2 हफ्ते में हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा, लेकिन पिछले 4 दिन काफी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि 4 दिनों में स्टॉक ने लगातार 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि नेक्स्ट मूव की तैयारी हो गई है। आई थिंक 3000 तक के टारगेट आपको पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, और पोजिशनल बेसिस पे तो अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। मेरा समझना है कि 2790 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 2935 और उसके ऊपर 3000 तक के टारगेट्स बिल्कुल पॉसिबल इंडिया मार्ट पे। ओके, इंडिया मार्ट में स्ट्रॉन्ग स्विंग। मैकडॉवेल्स को देखिए आपके स्क्रीन पे डे हाई पर, अभी जो मैंने पिक किया था 183 रुपए 60 पैसे पे BHL। चार्ट ना कभी कभार बोलता है, एंड लुक एट BHL नाउ 186.40 दिन के सर्वोच्च तौर पे। और याद रखिएगा इट्स अ टिपिकल फ्लैग पे स्विंग अच्छे मिलते हैं, और वही एक कारण है कि डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल जरा एक बार आप वोडाफोन को स्क्रीन पे रखिएगा, इन्हें आज एक बड़ी राहत मिली। वोडाफोन आइडिया आपकी स्क्रीन पे 14.5 पे ट्रेड करता हुआ। इनको दरअसल TDS हेड से एक बड़ी राहत मिली है। TDS हेड ने कंपनी का करीब 755 करोड़ रुपए का जो वापस करने का निर्देश दिया है,
उससे इनको काफ़ी, अगर आप देखें तो आज एक रिलीफ मिला है 14.08 पे ट्रेड करता हुआ। असीम, पूरी खबर विस्तार से समझाएंगे जरा एक बार। अच्छा रिलीफ वोडाफोन के लिए। जी सही कहा, एक बहुत अच्छा रिलीफ। साल 2019 में वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ था, तो सरकार ने, इनके कई सारे बकाया पेंडिंग थे, तो सरकार ने इनको कहा था कि आप पहले इसको क्लियर कीजिए, उसके बाद ही मर्जर को अप्रूवल दिया जाएगा। तो कंपनी ने 3,910 करोड़ रुपए के आसपास सरकार को चुकाए थे, लेकिन कंपनी का कहना था कि उनकी जो लायबिलिटी है वो काफ़ी कम बनती है, वो 3,120 करोड़ के आसपास बनती है, करीब करीब 755 करोड़ रुपए का डिफरेंस है। इसने कंपनी ने इसको लेकर के TDSAT में याचिका दायर की थी। TDSAT ने शुक्रवार को अपना आदेश सुनाया। TDSAT ने कहा सरकार से कि ये बकाया राशि आप अगले 15 दिन के अंदर अंदर रिफंड कर दीजिए, या फिर आप इसको लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस में एडजस्ट कर दीजिए। तो अगले जो भी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस या लाइसेंस फीस वोडाफोन आइडिया को देनी थी वो उसको चुकानी नहीं होगी। सरकार इसको ऑलरेडी जो उनके पास अमाउंट आ चुका है उसमें एडजस्ट कर लेगी। तो एक कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी राहत है 755 करोड़ रुपए की, जो कि TDSAT से यहाँ पर कंपनी को मिली। जी हाँ, TDSAT से 755 करोड़ रुपए का इनको भुगतान होगा। बड़ी राहत वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के लिए अगर आप देखें, आज काफ़ी बड़ा दिन था। सरकार ने आज लोकसभा में टेलीकॉम बिल पेश किया, और क्या था मसौदे में, मतलब अंतिम बिल के स्वरूप में क्या बड़े बदलाव थे। असीम से बात करते हैं। असीम, बड़े बदलाव क्या रहे, जैसे आप कह सकते हैं कि हाईलाइट थे इन चेंजेस के? देखिए, सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव करना चाहती है, इसके लिए सरकार ये टेलीकॉम बिल लेकर के आई है। पिछले साल जब सरकार ने इसका ड्राफ्ट जारी किया था तो इसमें काफ़ी सारे प्रोविज़न रखे गए थे, जिनमें को कि फाइनल बिल के अंदर बदल दी गया है। ये सबसे पहले बता दूं कि ड्राफ्ट बिल में ये कहा गया था कि OTT के ऊपर सरकार रेगुलेशन लेकर के आएगी, लेकिन फाइनल बिल में उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, जो भी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएँ देने वाली कंपनियाँ हैं, चाहे वो OneWeb हो, स्टारलिंक हो, कुबेर हो, रिलायंस जियो हो, इनको सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी, यानी इनके लिए नीलामी नहीं की जाएगी, सरकार इनको शेयर्ड स्पेक्ट्रम देगी। तो इन कंपनियों के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है कि इनको ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगती थी, कोई भी गलती आप करते हो तो आपके ऊपर 50 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगती थी। अब उसको भी घटा करके रिव्यू करने का फैसला किया है। 5 करोड़ की अधिकतम पेनल्टी लगेगी, लेकिन वो भी उनको पहले कंपनियों को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाने का मौका मिलेगा। तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पर इस बिल के जरिए आती हुई हमको दिखाई पड़ रही है। आज इसके ऊपर अभी इसको पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया गया है। अगले 2 से 3 दिन के अंदर इसको दोनों संसदों से, दोनों सभाओं से पास करा लिया जाएगा, और उसके बाद ये कानून बन जाएगा और सरकार इसके हिसाब से अपने सारा टेलीकॉम सेक्टर जो है चलेगा। ये भी बता दूं कि जो पुराना टेलीग्राफ बिल था वो 1885 के अंदर लाया गया था। अब सरकार उसको रिप्लेस करके ये नया एक्ट लेकर के आ रही है, जिसके जरिए सारे टेलीकॉम सेक्टर की गवर्निंग होगी। शुक्रिया असीम इस पूरी चर्चा के लिए, दोनों ही खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन एज फार एज मतलब जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, एक तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ी खबर, और आज वोडाफोन आइडिया के लिए बड़ी राहत। TDSAT से इनको करीब 755 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। इंडेक्स क्या कर रहे हैं? इंडेक्स वेल विद इन द रेंज। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक वर्टिकल राइज के बाद इंडेक्स कम से कम एटलीस्ट फॉर अ सिंगल सेशन एक कंसोलिडेशन के मोड में गया। आपकी स्क्रीन पे 21,423 और बैंक निफ्टी करीब 47,872। निफ्टी IT अब थोड़ा सा कूल ऑफ होके 104 अंक नीचे करीब 35,681 पर ट्रेड करता हुआ। एंड लुक एट BHL नाउ, इट्स 187.15, 35 गजब स्विंग मिला। आई मीन लगभग समझ लीजिए 4 रुपए का स्विंग स्क्रीन पे मिल गया। और ये कह रहा था, और मैं इंटरव्यू बताऊँ, आप बहुत सारे सरकारी कंपनियों की और आई थिंक ऐसी ही कंपनियों की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। मैं स्क्रीन पे इनफैक्ट एक स्टॉक और रखता हूँ आपके स्क्रीन पे, मोमेंटम OI बिल्डअप। लुक एट BEL नाउ, इट्स 173.50 ऑन द स्क्रीन। 153 रुपये 50 पैसे का भाव है स्क्रीन पे। एक बार अमित जी इसको देखिएगा, आपको लगता है कि ये भी एक स्विंग जनरेट करने की तैयारी कर रहा है? 183 रुपये 173 रुपये 50 पैसे का भाव मेरे स्क्रीन पे है। जी डेफिनेटली वीरेन जी, काफी स्ट्रेंथ है BL के काउंटर में। काफी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ, यहाँ पे भी एक स्विंग जनरेट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। पैरामीटर्स देखे 172 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, मुझे लगता है 178 तक के टारगेट्स आज या कल में पॉसिबल है। ओके तो BL अब नाउ डे हाई पर। यस, BL नाउ एट डे हाई। इसने कल के स्विंग हाई इंट्राडे को लगभग वो प्लेस था 174.30 पे, अभी उसको टच किया है। तो कैपिटल गुड्स में और डिफेंस में अच्छा मूव बनता हुआ। नाउ BL डे हाई। हर्षदा।
चलिए, तो ये कुछ पॉकेट्स जहां पर हमने देखा है अच्छी खासी तेजी साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जोड़ लेते हैं मार्केट बिग वॉइस में गुरमीत चड्ढा को, कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और साथ ही चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। बहुत तगड़ी तेजी, इनफैक्ट 7 वीक्स ऑन अ ट्रॉट एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है। आज कुछ मुनाफा वसूली है। ये बताइए, इतनी धमाकेदार तेजी के बीच ये जो ब्रीदर वाले दिन आते हैं उनमें क्या दिल खोलकर खरीदारी करनी है या फिर स्टैगर्ड अप्रोच अपनानी है? क्योंकि मार्केट में लोग बड़े कंफ्यूज्ड हैं। मार्केट जब तेजी होती है तो छप्पड़ फाड़ कर तेजी हो रही है, वरना एकदम ठंडा बाजार। ये हमेशा होता है सर। ये मैंने पहले भी कहा है, आप 5-7 दिन अगर साल के मिस कर जाते हैं तो आपका इक्विटी रिटर्न आधा हो जाता है। और अगर आप यही 10-12 अच्छे दिन मिस कर गए तो रिटर्न फ्लैट हो जाते हैं। आई थिंक फोमो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये फोमो होता है। एक समय था कि सब 18,000 का वेट कर रहे थे कि 18 या 17.5 आएगा तो डालेंगे। आप शायद लोग कह रहे हैं कि 20 भी आ जाएगा तो कर देंगे। तो ऐसा ये जो ट्रिगर बेस्ड हम इन्वेस्टिंग करते हैं, ये शॉर्ट टर्म या टैक्टिकल के लिए ठीक है, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग के लिए ठीक नहीं है। और हमेशा टाइमिंग के 2 लेग्स होते हैं, एक एग्जिट करना होता है, एक री एंटर करना होता है। अक्सर सेकंड लेग में प्रॉब्लम होती है, एग्जिट तो बहुत लोग शायद कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हेल्दी भी है। आप देखिए, वर्टिकल मूव आया है मार्केट में, लगभग 2000 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी ऊपर गया है। जब सब आप स्टेट इलेक्शन रिजल्ट के आसपास का अगर रेट देखें, लो से तो शायद 2500 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऊपर गया 18,800 के लेवल से। एफआईएस ने लगभग 42,000 करोड़ की खरीदारी करी है। और यही होता है, जब फ्लोज आते हैं तो आते भी बहुत जल्दी है। तो मुझे एक जो मुझे अपसाइड रिस्क लगता है कि थोड़ी फ्रंट लोडिंग हो सकती है फ्लोज की, क्योंकि उधर 10 ईयर यूएस भी गिरा है 5 से 4%। अगर ओ यील्ड नीचे आती है तो थोड़े से फ्लोज जो है, जो मूव करे थे यूएस ट्रेजरी में इमर्जिंग मार्केट से, वो कुछ हद तक वापस आ सकते हैं। साउथ कोरिया मूव करेगा डेवलप्ड मार्केट इंडेक्स में ईएम से, वहां पे कुछ टैक्टिकल फ्लोज या कुछ स्ट्रक्चर उस एलोकेशन से कुछ फ्लोज आ सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस का गेम है। कुछ पॉकेट्स है मार्केट में जहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। कुछ अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जहां जिसमें इतना रनअप नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है आईटी की कमेंट्री में आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। नंबर शायद थोड़े सॉफ्ट आएंगे, बट कमेंट्री और आउटलुक में आपको चेंज देखने को मिलेगा। पावर एनर्जी रिलेटेड बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ऑर्डर बुक भी अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है। तो थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। और मैं बार बार बोलता हूँ, बॉन्ड पोर्टफोलियो पे भी ध्यान दीजिए। यील्ड गिरेगी अगले 6 महीने 12 महीने में, तो आप शायद डबल डिजिट रिटर्न बॉन्ड पोर्टफोलियो से भी बना सकते हैं। तो थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच तो क्लियरली वो बॉन्ड मार्केट को भी इग्नोर नहीं करना है। आपने टेक्नोलॉजी मेंशन किया गुरमीत, इस पर मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक तो इन्फोसिस जब फाइनली अप्रैल में जो सैलरी हाइक था नवंबर में आता है, ये कितना पॉजिटिव है? क्योंकि अब भी ये 10% से ज़्यादा की सैलरी हाइक है नहीं, बहुत ही मिनिस्क्यूल सैलरी हाइक ये दे रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऑफ कैम कॉन्वर्सेशंस कंपनियों के मैनेजमेंट के साथ तो कहते हैं कि पूरी तरह से सेंटिमेंट बदला नहीं है। जब तक रेट कट नहीं होता अमेरिका में, तब तक लोगों का, इनके क्लाइंट्स का स्टांस शायद बदलने नहीं वाला है। तो हम उम्मीद में कुछ ज़्यादा तेजी नहीं कर रहे हैं। बुल मार्केट में होता है, शायद आप पहले से पोजिशनिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत आउट ऑफ फेवर रहा है लार्ज कैप। मिड कैप में तो खैर कभी भी आउट ऑफ फेवर नहीं रहा, जो अच्छे स्टॉक्स थे। मेरी जो बात होती है अपने कॉलीग से और कुछ सीनियर लोगों से, तो फर्लोज अभी भी ज्यादा है। इसलिए मैंने बोला शायद अगले क्वार्टर का रिजल्ट इतना इंकरेजिंग ना हो, बट आपको कमेंट्री में चेंज देखने को मिलेगा। इन्फोसिस आपने नाम लिया, वो ना बैड न्यूज को भी जल्दी, ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो आपको बहुत रियल टाइम बेसिस पे बैड न्यूज को भी वो ज्यादा बताएंगे। अल्ट्रा कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। मुझे लगता है कमेंट्री में चेंज आएगा। मैं कमेंट्री का वेट करना चाहूंगा। डिविडेंड यील्ड इन स्टॉक्स की अच्छी है, 3-4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो रीजनेबल है। और जहां पे नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और डिस्क्रिशनरी का मिक्स अच्छा था, जैसे एचसीएल, वहां पे आपने 1500 देखा, शायद एचसीएल ने नया हाई भी बनाया। और जहां पे ज्यादा डिपेंडेंसी थी बीएफएसआई की, वहां पे हमें ज्यादा करेक्शन देखने को मिला, जैसे इन्फोसिस या थोड़ा बहुत टेक महिंद्रा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस, अगर आप 3 महीने का स्टैगर्ड अप्रोच रखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है लार्ज कैप आईटी में। दूसरा, ऑन साइट मिक्स जरूर देखिए, कुछ कंपनीज में ये इंप्रूव हो रहा है। एआई रिलेटेड डील अनाउंसमेंट बहुत होंगी, सब कुछ डिजिटल था कोविड में। अभी थोड़ा एआई रिलेटेड आपको कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगता है आईटी में। बस ये है कि आपको 3 महीने थोड़ा स्टैगर्ड करना चाहिए। गुरमीत जी, आप कौन से स्कूल से पढ़े थे? पूछ रहा हूँ ऐसे। मैं सर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सर, मध्य सागर एमपी।
अच्छा अच्छा, नहीं गवर्नमेंट का भी स्वेटर यही हुआ करता था ना, ब्लू। हमारा हमारा डार्क ब्राउन था। अच्छा डार्क ब्राउन था, सॉरी सॉरी। हर्षदा और मैं केंद्रीय विद्यालय के हैं हाँ, और हमारे और स्वेटर का कलर यही नेवी हुआ ब्लू, करता था। एग्जैक्ट ऐसा ही हर्षदा और था। मैं, और इनफैक्ट अनुज भी केंद्रीय विद्यालय के हैं। नेवी ब्लू, नेवी ब्लू एग्जैक्टली। आप यकीन मानिए जैसे आप मंच पे स्क्रीन पे अपीयर हुए थे, आज केंद्रीय विद्यालय का वो स्वेटर याद आ गया, यूनिफॉर्म। हाँ शर्ट वाइट होती थी, बट आप हर्षदा आभास लगा सकती हैं कि दिल्ली में ठंड कितनी है। हाँ, तो सुबह नहीं, सुबह वही ठंड काफी है। जब आपने तो दिल्ली पूछा के ना मजे लेते थे। स्कूल, तो मैं पाजी, वही आजकल स्वेटर रात को देख रही घूमना हो रहा थी। है? नहीं, और हम सब हाँ। स्टूडेंट्स ही हैं मार्केट के, तो अगर स्कूल वाला स्वेटर है तो अच्छी बात है। घूमना हो रहा है? हाँ विंदर जी, सॉरी। मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आजकल रात को घूमना हो रहा है आपका? कैसी है दिल्ली आजकल? हाँ, यही दिल्ली में आजकल रात को घूमना हो रहा है? मैं तो काफी समय से था नहीं दिल्ली में। नहीं, यही टाइम है। इनफैक्ट लंचेस पे अब ज्यादा मजा आता है इस विंटर्स में। ये बेस्ट सीजन होता है दिल्ली का। थोड़ा अभी फॉग वगैरह बढ़ेगा, बट ये जो 3-4 महीने नवंबर से फरवरी, ये बेस्ट सीजन है दिल्ली में, तो खाने पीने। बिल्कुल। ओके, ऐसी थोड़ी सी बात कर रहा था आपसे, आपके इस नीले स्वेटर को देख के कुछ पुराने दिन याद आ गए। अच्छा, अभी लास्ट वीक गुरमीत जी, एसबीआई ने एक रेट हाइक लिया। जब हमारी सुबह मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, खारा साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये कोई सब्सटेंशियल हाइक नहीं है, जस्ट ये हम हिस्टोरिकली पास नहीं कर पाए थे इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स, तो हमने पास किया। एसबीआई ऑल टाइम हाई पे एक लीडरशिप पिछले 3-4 दिन में इसने एक्वायर की है, आई मीन प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक से। और इनफैक्ट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। पीएसयू बैंक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन वैल्यूज, इन प्राइसेस पे आप गुरमीत जी? थोड़ा सा कैचअप ट्रेड हो सकता है, हमने देखा भी है ऑलरेडी। जैसे आपने बताया, एसबीआई ने अभी नया हाई बनाया। एक्चुअली ये हाई उन्होंने 18,000 पे भी बनाया था कुछ समय पहले। उसके बाद से स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन लिया। पहले अदानी रिलेटेड न्यूज था, फिर उनके 2 क्वार्टर के नतीजे थोड़े सॉफ्ट आए। इनफैक्ट स्पेशली जो Q1 था, उसमें हार्डली 1% ग्रोथ थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्रेडिट ग्रोथ। तो मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, थोड़े स्लिपेज बढ़े, जिससे बाजार, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा वापस आता है। वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। एसबीआई 1.2 बुक वैल्यू पे है, 9 के आसपास के अर्निंग मल्टीपल पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखेंगे तो 6 के अर्निंग मल्टीपल पे है, ऑलमोस्ट स्लाइटली बिलो बुक वैल्यू है। तो ये 2 स्टॉक्स मुझे लगता है थोड़ा कैचअप कर सकते हैं प्राइवेट बैंक्स के साथ। और एसबीआई इन पर्टिकुलर में काफी कंस्ट्रक्टिव हुआ। आप देखिए, होम लोन में मार्केट लीडर हो गए हैं ऑलरेडी। 30 लाख करोड़ की होम लोन की पूरी टोटल बुक है। लगभग 5-5.5 लाख करोड़ एचडीएफसी बैंक का है, तो करीबन 6 लाख करोड़ जो है एसबीआई का है। आप योनो पे देखिए, जो वो डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, और शेयर देखेंगे ऑनबोर्डिंग का, डिसबर्सल में रिटेल लोन की और ऑनबोर्डिंग में लायबिलिटी, बहुत अच्छा है। तो टेक एडॉप्शन अच्छा है। और सब्सिडरीज में काफी मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग होगी। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने वाला है। एसबीआई जनरल का भी अनलिस्टेड मार्केट में थोड़ा सा एक्शन है। तो थोड़ा बहुत वैल्यू मुझे लगता है 40, 50, 60 रुपए आप सब्सिडीज को भी असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो होल्डिंग है। और मुझे लगता है जिस तरीके से बाकी पीएसयूज में नॉन बैंकिंग पे जो मूवमेंट आई है, कुछ कैचअप ट्रेड टैक्टिकली हो सकता है। बस थोड़ा केयरफुल रहिए कि बहुत नीचे मत जाइए। उसमें एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। ये किसी क्वार्टर में एक्सीडेंट होगा और 20-30% आपका शेव ऑफ हो जाएगा। तो बहुत नीचे मत जाइए, स्पेशली जो टियर, जो मिड साइज या बहुत छोटे पीएसयू बैंक्स हैं। ओके, चलिए, तो पीएसयू बैंक्स पर आपकी टिप्पणी थी गुरमीत जी। अब आते हैं 1-2 स्पेसेस पे और जो कि पिछले कुछ सेशंस में मोमेंटम थोड़ा सा गैदर कर रहे हैं, और हमने हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा सेटल हो गए थे लोअर लेवल्स पे, कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को टेस्ट करके आए। मैं आ रहा हूँ एक बार फिर से होटल्स पे, जो कि आज से 1 साल पहले तक गुरमीत जी आपने अर्निंग्स के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से प्ले किए थे। नाउ इंडियन होटल्स अगेन एट ऑल टाइम हाई एट 450। होटल्स में आप इस वक्त क्या इंडियन होटल्स की अपनी उस पोजीशन को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, या कोई और दूसरा होटल स्टॉक ऐड किया आपने? दो स्टॉक्स हैं हमारे पोर्टफोलियो में, और ये थोड़ा टैक्टिकल साइड हम रखते हैं, कोर होल्डिंग नहीं है। इंडियन होटल्स है और लेमन ट्री है। लेमन ट्री हमने ऐड किया था जब ओरेका का डील हुआ था। लगभग 600 रूम उन्होंने ऐड किए थे मुंबई एयरपोर्ट एरिया में, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल का भी बेनिफिट था और हायर टैरिफ का भी बेनिफिट मिलना था। बहुत सारे इवेंट्स थे, वर्ल्ड कप था, G20 प्रेसिडेंसी थी इंडिया की, लॉन्ग मैरिज सीजन। तो ये क्वार्टर के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग आएंगे, कि ऑक्यूपेंसी भी अच्छा है और आपके टैरिफ्स भी, एवरेज टैरिफ्स अप हैं 10-12%। और इनका एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है विंदर जी इसमें ना। पहले आप केपेक्स ज्यादा करते थे, फिर उस एसेट को स्वेट करते थे।
अभी किसी भी मैनेजमेंट से आप बात करेंगे तो वो 50-50 की लॉन्ग टर्म बात करते हैं, 50 ऑन 50 कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे जो रेशियो होता है कीज का, तो उससे जो सिक्लिकलिटी है वो थोड़ा कम हुई है। और ये कोविड के बाद देखिए मुझे लगता है जो रिवेंज ट्रैवल वजह से शुरू हुआ है, ये इसका भी कुछ इम्पैक्ट है वहां पर, थोड़ा एसेट लाइट मॉडल हुआ है। और मुझे टैरिफ नीचे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट ऑफ सीजन में मैं चेक कर रहा था इंडिया में जो की लोकेशंस हैं, टैरिफ्स मुझे काफी ऊपर दिखे, इंक्लूडिंग मानसून सीजन में। तो नियर टर्म अर्निंग सपोर्ट है, बट वैल्यूएशंस काफी कैचअप कर गए हैं। तो मैं और ऐड नहीं करूंगा, बट मैं शायद इस क्वार्टर के नतीजों के बाद शायद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने को देखूं होटल स्टॉक्स में। इनफैक्ट ये वाला सीज़न भी एकदम पीक सीज़न में हम आ रहे हैं, जिस तरह की शादी और जो त्योहारी सीज़न का जो फेस्टिविटीज़ अब दिखेंगी इन सारे होटल्स में। अच्छा, एक पॉकेट जहाँ पर फिर खरीदारी लौटने लगी है, रेलवेज की हम खूब बात करते हैं, लेकिन IRCTC वाज लार्जली अ लॉस्ट कॉज कि उस स्टॉक में कुछ हो ही नहीं रहा था। अब ये प्राइमरीली कैचअप है या फिर मार्केट कुछ और पढ़ने लगा है? कुछ कैचअप है, कुछ शायद बाजार को लग रहा है कि ये इंटरवेंशन नहीं होगा प्राइसिंग। एक जो उन्होंने फी का शेयरिंग किया था, उस डिसीजन के बाद से डी रेटिंग हुआ था। उसके पहले काफी रनअप हुआ था IRCTC में, बहुत तेज रनअप हुआ था, 3-4x का हो गया था। और आप देखिए साउथ ईस्ट एशिया में ये सबसे हेवीली ट्रांजैक्टेड साइट है। अगर आप नंबर ऑफ विजिट्स देखेंगे, साइट पे ट्रांजैक्शन देखेंगे, तो ये लगभग आपको फ्लिपकार्ट और अमेजॉन इंडिया के नंबर्स के नजदीक दिखेगा। और यहाँ पे क्लाइंट जेन्युइनली ट्रांजैक्शन करने आते हैं। तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी भी है क्रॉस सेल की और उस डेटा ट्रैफिक को मोनेटाइज करने की लॉन्ग टर्म में। सेकेंडली जो पैकेज वाटर अदर देन द कन्वीनियंस फी, एक तो न्यू ट्रेन्स बढ़ती जा रही हैं, उसके अलावा जो उन्होंने चेंजेस किए सीनियर सिटीजन सब्सिडी को लेके, स्पेशली AC फेयर्स में, वहां से थोड़ा सा बम्प अप मिला है। उसके अलावा केटरिंग सर्विसेज अच्छा कर रहे हैं। मिनरल जो वाटर पैकिंग सेगमेंट, 3 डिवीजन है इसमें, वाटर सेगमेंट भी अब अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हुई थी। गवर्नमेंट का शायद इकलौता टेक प्ले है, अगर आपको मैं बोल सकूं, या प्लेटफॉर्म प्ले है। बट थोड़ा मुझे लगता है अगर ये डेटा को, इनकमिंग ट्रैफिक को और अच्छे से मोनेटाइज कर सके तो स्टॉक में फर्दर लेग्स आ सकते हैं। बट बहुत सॉलिड कंपनी है, बहुत एसेट लाइट मॉडल है, और कैचअप ट्रेड हो रहा है बाकी रेलवे स्टॉक के साथ अभी इसमें फाइनली। गुरमीत, अब आज के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए, ये फिर से रुझान तेजी का बन रहा है। सीमेंस, ABB, थर्मैक्स, L&T जैसे ट्रेड्स में अब ये ऑफ कोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टोरी है, लेकिन किस तरह के ऑर्डर बुक गेन्स आप रफली पेंसिल इन करना चाहेंगे इन स्टॉक्स में कुछ पोजीशन लेने से पहले? थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। ये ऑर्डर बुक की वजह से सिर्फ बाय करना ये पास में भी हो चुका है। एग्जीक्यूशन एबिलिटी बहुत कम लिमिटेड लोगों की है। शायद L&T की होगी, सीमेंस की होगी, कुछ हद तक शायद ABB की होगी। सीमेंस पावर में, एनर्जी में, सीमेंस का तो अनाउंसमेंट आया कि वो एनर्जी बिजनेस को डीमर्ज करना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा न्यूज है। और उन्होंने पिछले क्वार्टर में केपेक्स अनाउंस किया था। तो अगर आप देखिए पावर ट्रांसफार्मर में भी केपेक्स अनाउंस किया था, और जो उनका वोल्टाइम इन्वर्टर है उसमें भी किया। तो लगभग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था पावर ट्रांसफार्मर में। तो ये अपने आप दिखाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा। बट वैल्यूएशंस रिच है, तो वो एक थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। बट हम कंस्ट्रक्टिव में पूरा एनर्जी स्पेस को लेकर, अगर सीमेंस में डीमर्जर फाइनली अप्रूव होता है तो थोड़ा वैल्यू लॉकिंग की वजह से शायद थोड़ा सा और मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अच्छा गुरमीत जी, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे मैं यहाँ पे, ये PVR में कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू बना आपका इस वक्त, या फिर 18 पर अभी भी आप अवॉइड कर रहे हैं इसको, या फिर आप लोगों ने ऐड किया हुआ है? फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है आपका? मुझे लगता है नतीजे अच्छे आएंगे इस क्वार्टर के भी। यहाँ आपको एक्चुअली कंटेंट का पाइपलाइन देखना चाहिए। तो जो बॉलीवुड का कंटेंट है, इंटरनेशनल, हॉलीवुड का प्लस रीजनल कंटेंट, तीनों स्ट्रॉन्ग है। इस क्वार्टर में आपके पास 2 और बड़ी हिट्स आई हैं, इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट है एनिमल। और उसके अलावा जो फूड एंड बेवरेज रेवेन्यू में अच्छा पिकअप देखने को मिला। थोड़ा सा हॉलीडे सीजन भी आएगा अभी दिसंबर में। तो मुझे लगता है कि कंटेंट पाइपलाइन अच्छी है, थोड़ा और अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट 11-1200 पे स्टील था, ये प्री मर्जर से जो प्राइस था PVR का पहले आइनॉक्स के साथ वो भी था। तो थोड़े मुझे लगता है मर्जर रिलेटेड सिनर्जीज और देखने को मिलेंगे। और अभी भी आप देखिए सिंगल स्क्रीन जो इंडिया में है उसका शेयर अभी भी 55% है। तो ये लॉन्ग टर्म मूवमेंट भी है फ्रॉम सिंगल स्क्रीन टू मल्टीपल स्क्रीन, और इस सेक्टर में हम 2 या 3 ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। तो PVR उसका काफी बेनिफिशियरी होगा। पर थोड़ा वैल्यूएशन अभी ज्यादा है। अगर थोड़ा और नीचे मिलता है, थोड़ा करेक्शन मिलता है, तो मैं शायद ज्यादा कंफर्टेबल ऐड करूं। गुरमीत, जी में क्या होगा, क्योंकि अब जी का मैनेजमेंट तो सोनी से कह रहा है थोड़ी सी डेडलाइन एक्सटेंड कर दे।
देखिए स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए, स्पेशली इस तरीके की अभी मर्जर होगा नहीं होगा, लीडरशिप को लेके इश्यूज हैं। उसमें कोई डाउट नहीं कि कंबाइंड एंटिटी बहुत अच्छी है और सिनर्जीज हैं, कंबाइंड मार्केट शेयर अच्छा है उनका। बट ये इवेंट को एक बार प्ले आउट हो जाए, आप थोड़ा आगे भी एंटर कर सकते हैं। मतलब और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं अगर आपको अर्बन कंजम्पशन और बाकी चीजें ट्रेड करनी है। ये तो हम तो कहते ही रहते हैं कि रिटेल निवेशक के लिए वैसे ये स्टॉक है नहीं, बट आई वाज जस्ट क्यूरियस कि लोग क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है बात। बट ऑफ कोर्स देखते हैं 21 के बाद सोनी की तरफ से उससे पहले कुछ बयान आता है या नहीं। शुक्रिया गुरमीत, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। तो गुरमीत चड्ढा बेसिकली कह रहे हैं कि देखिए बाजार में ऐसा होता है कि एक तरफा तेजी और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन, कंसोलिडेशन, लेकिन ये मौका है पोजीशंस और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में लेने की। अच्छा, वैसे जहां पर पोजीशंस कट रही हैं तेजी से, निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स भी दिखाइएगा प्लीज। देखते ही देखते 300 पॉइंट नीचे ये इस समय, जहां पर सरकारी बैंकों की तरफ से थोड़ा सा जोर है, कुछ सपोर्ट है। आप आईसीआईसीआई बैंक देखिए 1.5% ये कोलैप्स हो रहा है। इंडसइंड बैंक में लगभग 1% का नॉक आता हुआ। एक्सिस में भी करीब करीब 1% तक की गिरावट आ चुकी है और एचडीएफसी बैंक आपके लिए लेकर आएंगे 0.12% तक के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स दिखाइएगा तो उसमें साफ दिखाई देगा कि ये निजी बैंक आईसीआईसीआई, इंडस और एक्सिस की तरफ से वो ड्रैग देखने को मिल रहा है और कोटक भी इस समय फिसलने लगा है, एचडीएफसी भी फिसलने लगा है, एसबीआई का थोड़ा सा साथ है। ये फिलहाल आपके लिए ताज़ा सिचुएशन स्क्रीन पर। चले डीलिंग रूम में किन किन स्टॉक्स की चर्चा हो रही है, कहां पर तेजी कहां पर मंदी के ट्रेड्स लिए जा रहे हैं, यतिन से समझेंगे, फिर आएंगे बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स पर। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षदा। देखिए दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस में, सबसे पहले सेल, और ये एक मेटल स्टॉक है, वो पिछले हफ्ते भी भागा हुआ है, आज भी मोमेंटम में है और डीलर्स को लगता है यहाँ फर्दर मोमेंटम बन सकता है, इसीलिए वो बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। 2 से 3% का उनको लगता है अपसाइड अभी भी सेल के स्टॉक में बाकी है और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि नए साल में स्टील के दामों में फिर से एक बार बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी घरेलू मार्केट्स में। तो सेल एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है मोमेंटम है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो है आईजीएल, और आज कोटक सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट भी आई है गैस स्टॉक्स पे, जहाँ गैस के दाम थोड़े बहुत प्रेशर में रह सकते हैं, जिसका फायदा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, गुजरात गैस, आईजीएल वगैरह को हो सकता है। तो आईजीएल भी एक बाय कॉल है जहां एचएनएस खरीदारी कर रहे हैं। 425 से लेकर 435 तक के लेवल्स डीलर्स को लगता है कि आईजीएल के शेयर में आ सकते हैं। तो ये भी एक स्टॉक है जहां डीलर्स अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीलर्स के एक्सपेक्टेशन और किन किन स्टॉक्स पे वो इस वक्त एक सकारात्मक व्यू रखते हैं उसके बारे में टिप्पणी करने के लिए। निफ्टी 21,414 पे हम जो इंडेक्स की अप्रोच है उस पर लौट के आएंगे कुछ देर में, लेकिन उससे पहले जो ट्रेड्स हैं कल के लिए यानी ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए कैरी करते हैं उन पर बातचीत करते हैं। शिल्पा जी, आप क्या कैरी करेंगी मंगलवार की सुबह के लिए, कल सुबह के लिए? जी यहाँ पे मुझे पीवीआर अच्छा लग रहा है। पीवीआर बिल्कुल तैयार है यहाँ पे 1900 के लेवल्स के लिए जाने के लिए। तो पीवीआर के फ्यूचर्स में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ जस्ट अराउंड 1800 एंड जस्ट यस, पीवीआर का फ्यूचर्स यहाँ पे 1816 पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे 1790 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। ये आपको 1-2 दिन में टूवर्ड्स 1880 से 1900 के जोन्स पे ट्रेड करते हुए मिलेगा। पीवीआर पे बुलिश हैं शिल्पा जी, पूछेंगे क्यों, लेकिन उससे पहले और कॉल्स ले लेते हैं। प्रकाश सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? वेल, गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक जो मैंने चुना है जो क्विक सिंगल था सुबह, जाइडस लाइफ, टारगेट अचीव हो चुका लेकिन अब भी अच्छा लगता है। ट्रेड करा 680, स्टॉप होगा 672, टारगेट 700। यस, जाइडस लाइफ। ओके, तो जाइडस लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी। अमित, आपका ट्रेड? मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज कैरी करूंगा। ये पिछले 8 दिनों की रेंज के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। आउटसाइड बार भी काफी स्ट्रॉन्ग बार है विद गुड वॉल्यूम्स। एक्साइड 305 पे ट्रेड कर रहा है। टारगेट्स लगभग 311 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 302 रुपए का रहेगा। ओके, तो ये 311 के लिए एक अपॉर्चुनिटी एक्साइड में। पालविया जी, आपका ट्रेड? हर्षिता जी, हिंडाल्को के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनी हुई और डे हाई के आसपास ही स्टॉक अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। थ्रू आउट द सेशन अगर हम देखें तो एक अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट थ्रू आउट द सेशन देखने को मिला है। हमें लगता है हिंडाल्को को बाय किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 580 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं हिंडाल्को फ्यूचर में, और स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 560 के आसपास। ओके, तो हिंडाल्को में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की। मानस,
हाँ, मानस का ही ट्रेड बचा आई थिंक। क्या देंगे, क्योंकि मैं कंफ्यूज होगी एक्साइड देख के। मानस ने पहले एक्साइड दिया था और अमित ने एक्साइड दिया भी। मानस, आपका अगला ट्रेड? तो देखिए अगला ट्रेड जो है BTST के लिए आईजीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आईजीएल अब तैयार हो गया आई थिंक एक नेक्स्ट मूव के लिए। हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन तो पहले ही दे चुका था स्टॉक। अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि जल्दी 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रीच हो जाएंगे। तो आईजीएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 409 रुपए के भाव चल रहे हैं। 405 रुपए के स्टॉप लॉस से आईजीएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 417 रुपए के टारगेट कल के लिए आप सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आईजीएल पर व्यू आता हुआ, और डीलर्स भी आईजीएल की ही चर्चा कर रहे थे, जैसे अभी हमें यतिन ने बताया। अच्छा, एक दो ट्रेड्स, और मानस मैं आप ही की राय लेना चाहूँगी, क्योंकि ये स्पेस आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं। आज की गिरावट जो पावर ग्रिड में आई है 231.32 पर क्लोज होगा। एनटीपीसी 303 पर क्लोज हो रहा है। अगर पोजीशन है, ये अभी भी होल्ड करनी है या फिर कुछ मुनाफा बांधने का समय आ चुका है? देखिए एनटीपीसी की बात करिए तो यहाँ पर आप बिल्कुल पोजीशन होल्ड करिए। कहीं पर भी कोई वीकनेस के साइन नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिल रही है। छोटा सा साइडवेज करेक्शन है, लेकिन यहाँ बने रहिए। 299 का स्टॉप लॉस लगाइए। मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन डीप हुआ है, लेकिन मेरा समझना है कि जब तक स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 224 रुपए है उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, आप बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि वीकली चार्ट को देख के लग रहा है कि स्टॉक शायद 240 तक के भाव दिखा सकता है बहुत ही जल्द। ओके, चलिए पावर ग्रिड पे बात ये हुई, और मैं जरा इंडेक्स के अप्रोच पे आता हूँ। अगर आपने एज ए ट्रेडर पूरे दिन इस चैनल को ट्रेड किया है तो याद रखिएगा, एज ए ट्रेडर आपको अभी भी इस चैनल को ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज ने, बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक ने, अपने लोअर एजेस को जो टेक्निकल और ऑप्शन पैरामीटर्स के आधार पर तय किए गए थे, इट्स 21,370, 320 ऑन निफ्टी, और बैंक निफ्टी में करीब 47,800, 640 उसकी सेंटिटी, उसकी आई थिंक जो इंपॉर्टेंस है उसको बना के रखा है। कोलैप्स नहीं हुए, तो हमें शायद अभी इसी रेंज पे फोकस करना पड़ेगा। अभी अब देखते हैं जब रात को भाव कॉपी आएगी कि इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। याद रखिएगा, सारे संकेत हमको वीकली कॉन्ट्रैक्ट के स्टैट्स ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम एवरेजेस से बहुत दूर हैं, अभी बहुत दूर हैं। आई मीन इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 5 डेमा करीब 21,200 पे प्लेस्ड है। तो अभी आपको इसी चैनल को ट्रेड करना पड़ेगा टिल द टाइम 21,510 बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, और पोजिशनली आप ट्रेड को कैरी करिए कल के लिए। अभी एज ऑफ नाउ उस 5 डेमा की पॉसिबिलिटी इन स्टैट्स में नज़र नहीं आ रही है, स्पेशली जब तक हम कंसिडर कर रहे हैं रिलायंस के आज के स्विंग को। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे आज जहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये करीब आप देखें तो ये जो इसके नियरेस्ट कॉल राइटर्स थे उनके क्लस्टर्स के ऊपर एक बड़े फ्रैक्शन से ट्रेड कर रहा है। और निफ्टी बैंक भी वही केस है जनाब, निफ्टी बैंक भी वही केस है, अभी भी 47,800 के ऊपर। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमें कल भी इस ट्रेड पर फोकस करना पड़ेगा, और एज ए पोजिशनल ट्रेड स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। अच्छा, शिल्पा जी को स्क्रीन पे लेके आइएगा। शिल्पा जी, ये पीवीआर पे आपका इतना पॉजिटिव व्यू बना कैसे? ये एनिमल देखिए, सैम बहादुर देखिए, या फिर डुंकी देखने का मन है? जी, ये तो बिल्कुल, ये तो रहेगा ही वीकेंड का एकदम तड़का जिसको बोलते हैं। अदरवाइज आप डेटा भी देखेंगे तो पीवीआर सितंबर में अराउंड मिड सितंबर में एक बार 1875 का एक हाई लिया था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में गया है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अराउंड 19 अक्टूबर ये 1780-90 के जोन्स के एक रेंज में बहुत बार हम लोग देखें कि रेंज में यहाँ पे रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट आया है अबव द 1790 टू 1800 जोन्स, ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। तो अगर ये रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत फेवरेबल है। अगर ये होल्ड करता है तो आपको तुरंत 1875 1880 तो आपको मिलेगा ही, और इसके ऊपर जाता है तो 1900 के ऊपर भी जाएगा। तो एक लंबे टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पे प्ले लेना मुझे लगता है बहुत फेवरेबल है। जी हाँ, मेरे को आपका व्यू अच्छा लगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये प्रश्न मैंने गलत आदमी से पूछ लिया। मुझे डेरिवेटिव टेक्निकल तक ही सीमित रहना चाहिए था। खैर, आपकी स्क्रीन पर डेरिवेटिव एनालिस्ट घूम के चार्ट्स पे और ऑप्शंस के स्टैट्स पे ही आ गया है। ओके, कोई नहीं, कोई बात नहीं। इसे कहते हैं अपनी ब्रांच तक सीमित रहना। आपके स्क्रीन पे स्टैट्स लेके आऊँगा इस क्लोजिंग के साथ। इट्स 68 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग करीब 25 में, शॉर्ट में करीब 60, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 33 में है। एक एक करके स्लाइड्स लेके आइएगा, और लॉन्ग कहाँ पर है उसको देखने की कोशिश करते हैं। आई थिंक वो फार्मा में परसिस्ट कर रही होंगी, और यस, IRCT स्टार ऑफ द डे
और सिमेंस ऑल टाइम हाई, ज़ायरस लाइफ, फार्मा स्पेस में इंडिया हाउसिंग फाइनेंस और नाल्को। आज मेटल्स में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था, हालांकि टॉप 5 में अपीयर होता हुआ नाल्को। उसके बाद सेकंड स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग, दैट्स हिंदुस्तान कॉपर, सेल, बलरामपुर चीनी, आईजीएल, वेदांता। मेटल्स काफ़ी बड़ी शॉर्ट कवरिंग विटनेस करके गए। और थर्ड स्लाइड में आएगा शॉर्ट बिल्डअप, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पावर ग्रिड, रैमको सीमेंट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक। और आखिरी स्लाइड में आएगा शॉर्टिंग किन किन स्टॉक्स में हुई, और उसमें इंडिया सीमेंट्स, ओबरा रियलिटी, टेक महिंद्रा, एमसीएक्स, आरबीएल, ये कुछ काउंटर्स जहां पे आज थोड़ी बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। आईआरसीटीसी 12% की तेजी के साथ, याद रखिएगा, आज विद द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम पोस्ट 4 नवंबर 2021 के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स के साथ आईआरसीटीसी आज क्लोज हुआ है। मेरे ख्याल से ये पोस्ट फेब 2022 अब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज है। सीमेंस एट ऑल टाइम हाई। और एक दो स्टॉक्स को देख लीजिए, बीएचएल जिसकी हमने बातचीत की थी एट 187.45, ये एक सितंबर 2015 के बाद अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर में, या आप इसे बीएचएल की तेजी कह लीजिए या फिर पूरे सेक्टर की तेजी कह लीजिए, स्ट्रॉन्ग मूव के साथ सीमेंस और बीएचईएल आज कैपिटल गुड्स में एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ बंद हुए। और फार्मा में आज ज़ायरस लाइफ के मूव अच्छे थे, और इनफैक्ट ज़ायरस इस मूव के साथ एट 683.30 ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। हर्षदा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव वहाँ पर कुछ स्टॉक्स में देखने को मिले। वीरू, आईटीसी एक हालांकि आज चला नहीं है, यहाँ पर दबाव देखने को मिला। और आपको याद होगा कार्यक्रम की शुरुआत में, इस दिन की शुरुआत में जब हम कॉल पर ओपनिंग कर रहे थे, तब एफएमसीजी सेक्टर दबाव में था। तो आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर जैसे काउंटर्स, जुबिलेंट फूड जैसे काउंटर्स में हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन वीकेस्ट ऑफ कोर्स आईटीसी था। लेकिन जब आईटीसी कमजोर पड़ रहा है, एचयूएल में कुछ तेजी की पोजीशंस बनी हैं। इस पर एक व्यू अमित जाने से पहले, ये कल क्या एचयूएल और मजबूत हो सकता है वर्सेस आईटीसी जो कमजोर पड़ रहा है? जी मैम, डेफिनेटली हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये एक राउंडिंग फॉर्मेशन से नीचे से आ रहा है। आई मीन टू से द रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर है, इसका एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से ऊपर उठ रहा है, तो यहाँ पे जगह डेफिनेटली ऊपर जाने के लिए 2539 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे 2510 का, और मुझे लगता है 2575 2600 पॉसिबल है। ओके, तो ये इनफैक्ट लेवल्स एचयूएल के लिए। चलिए, आखिरी 3.5 मिनट बचे हैं, आपको मैं बता दूं कि बाजार की स्थिति क्या दिख रही है। 300 अंकों के नुकसान पर निफ्टी बैंक टिकता हुआ 47,851, डे लो से थोड़ी सी बेहतर है स्थिति, लेकिन आइदर वेज दबाव के घेरे में ही हम जाकर टिक रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप निफ्टी देखेंगे तो 46 अंक नीचे और 21,365 डे लो था, वहाँ से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर, लेकिन अभी भी डे हाई से करीब 70 पॉइंट नीचे ही क्लोज देखने को मिलेगा। कुछ पॉकेट्स रही हैं आज जहाँ पर थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया, उन पर भी बात करेंगे, और ओवरऑल सिचुएशन बंद कहाँ हो रही है उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन फिलहाल इंडेक्स वाइज स्थिति देखिए, जहाँ पर आज आईटी काउंटर्स ने साथ बिल्कुल नहीं दिया है, 130 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। भले ही आज वो थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद इन्फोसिस जो कह रहा है उसके बाद थोड़ा सा एक्शन टिक सकता है, लेकिन मुनाफा वसूली की है। बैंकिंग काउंटर्स में 284 अंकों की गिरावट। इन्फी आगे आपकी स्क्रीन पर करीब 1% नीचे है। ये टेक्नोलॉजी काउंटर्स पहले देख लेते हैं डायरेक्टर साहब। 2 स्टॉक्स जिन पर हमारी सुबह से नजरें थी, एचसीएल टेक और एलटीआई माइंट्री, ये तेजी में रहे, लेकिन दूसरे काउंटर्स में बात नहीं बनी है। आप देखिएगा, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, ऊपरी लेवल से काउंटर्स कुछ कूल ऑफ करते हुए दिखाई दिए। टीसीएस नेगेटिव टेरिटरी में, विप्रो भी नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज दिखाता हुआ, और टेक महिंद्रा करीब 1.25% नीचे रहा है। तो ये पॉकेट कमजोर। बैंकों में क्या हुआ? बैंकों में निजी बैंकों का साथ बिल्कुल नहीं था। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब कमजोर। कोटक कोशिश कर रहा था मझधार में रहने की, वो भी आपके लिए आ जाएगा स्क्रीन पर, और यहाँ पर भी आप देखिएगा कोटक का हाल थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन सहारा मिल रहा था एसबीआई की तरफ से, पीएनबी की तरफ से। ये कुछ स्टॉक्स थे जो थोड़े से अपनी चाल को बेहतर कर रहे थे। कैपिटल गुड्स में बड़े मूव देखने को मिले हैं। आप जीमेंस देखिए, एलएनटी देखिए, भेल देखिए, एबीबी देखिए, थर्मैक्स भी कैश मार्केट का ट्रेड, जहां पर हमने देखा अच्छी खासी हरकत आती हुई दिखाई दी। 1.25% तक के गेंस पर ये स्टॉक्स जाकर टिक रहे हैं। एलएनटी पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं टिका, लेकिन डे लो से एक अच्छी खासी रिकवरी यहां पर बनती जरूर दिखाई दी थी। ओवरऑल कैपिटल गुड्स इंडेक्स की स्थिति काफी बेहतर है, 300.2 पर। जिस दिन बाजार हम देख रहे हैं ऊपरी लेवल से थोड़ा सा नरम था, थोड़ा सा मुनाफा वसूली के दबाव में दिख रहा था।
कुछ और काउंटर्स जो मिड कैप में आज हरकत में रहे हैं, कुछ कैश मार्केट के नाम मैं आपके सामने पेश करूंगी। कुछ में से हमने चर्चा की है, कुछ में नहीं की। स्पाइस जेट लेकर आते हैं। स्पाइस जेट में एक बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी। दरअसल इन्होंने अपना मार्केट शेयर थोड़ा सा इंप्रूव किया है, 20% के अपर सर्किट पर कई दिनों बाद दरअसल ये सिचुएशन उभर कर आई है। लेकर आइएगा आप सरकारी कंपनियां और सरकारी पीएसयू कंपनियां, बीईएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे ट्रेड जो सेकेंड हाफ में अपनी चाल को कुछ मजबूत करते दिखाई दिए, और बीडीएल में भी हमने देखा एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला। इनफैक्ट 13% तक का इंट्राडे इजाफा था। अब 9% के गेंस के साथ ये 1520-21 पर जाकर टिकता हुआ। अब लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप। आज का दिन गिरने वाले शेयरों की संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती हुई, और वही आपको स्क्रीन पर भी होता दिखाई दिया है। लूजर्स में पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे काउंटर्स, आईटीसी के लिए खराब सत्र, जेएसडब्ल्यू स्टील दबाव में था, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी कंपनियों की हम बात कर रहे थे। अब ऑटो में देखेंगे तो 4 व्हीलर साइड पर दबाव, लेकिन 2 व्हीलर काउंटर्स में तेजी। बजाज ऑटो टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल, आयशर, हीरो भी तेजी में थे। आज हिंडाल्को का थोड़ा सा साथ था, और रिलायंस इंडस्ट्रीज 2500 के ऊपर का क्लोज दिखा रहा है। 45 अंकों की गिरावट के साथ आज निफ्टी जाकर दिन छोड़ रहा है 21,411 के लेवल्स पर यहाँ पर स्थिति फाइनल क्लोज में, और निफ्टी बैंक में दबाव था 280 अंकों का। तो लगातार पिछले हफ्ते की तेजी, लगातार 7 हफ्तों की तेजी पर थोड़ा सा विराम आया है, और आज हम थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दिए। सीधा सौदा का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला, रिटर्न्स किन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बने। लैंडमार्क कार्स आज 8% ऊपर, जाइडस लाइफ, राज, बलरामपुर चीनी, शुगर कंपनी में एक अच्छी खासी तेजी आई थी जब सरकार की तरफ से थोड़ी सी रिलीफ मिली है। द्वारिकेश, श्री रेणुका, ये नीरज के परफॉर्मर्स थे। नेल्को और लुपिन भी इन्होंने रखा। तो ये 2 और पॉकेट्स थे जहां पर हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। लेकिन कुल मिलाकर वीरू, मिड कैप इंडेक्स भी फाइनल क्लोज ट्रिपल डिजिट में नहीं है, सिर्फ 88 पॉइंट ऊपर। कोई बात नहीं हर्षिता, आई थिंक इतने बड़े मूव को जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ सेशंस की एक कंसोलिडेशन की जरूरत थी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज भी काफ़ी अच्छे खासे रहे, लेकिन इंडेक्स गया कंसोलिडेशन में। फिलहाल हर्षिता मुझे दीजिए इजाज़त। कल सुबह मंगलवार सुबह मॉर्निंग कॉल में हर्षिता, मैं, नीरज जी, आशीष फिर मौजूद होंगे, और उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी। नमस्कार।